पहले तो ये चिंतन क्रिया किस क्रिया को बोल रहे हैं उसको समझ लेते हैं। तो चित्त की क्रिया को बोल रहे हैं चिंतन, है ना। और चित्त में ही साक्षात्कार भी बोल रहे हैं। तो साक्षात्कार भी चित्त में हो रहा है और चिंतन भी चित्त में ही हो रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जब हम अध्ययन विधि में हैं, मतलब अनुभवगामी विधि में हैं, तो जो चित्त में जो स्वीकार हो रहा है, जैसे हम मनन पूर्वक जो भी स्वीकार हो रहा है चित्त में, उसको साक्षात्कार कर रहे हैं, उसको चिंतन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि साक्षात्कार ठीक है, लेकिन वो उसमें बुद्धि और आत्मा का पुट नहीं है। मतलब आत्मा में जो व्यापक का अनुभव होगा वो उसमें शामिल नहीं है, उस चित्त की उस क्रिया में। इसलिए उसको अलग क्रिया नाम दिया साक्षात्कार। यही चीज साक्षात्कार के बाद बुद्धि में अवधारणा हो जाए, आत्मा में अनुभव हो जाए, आत्मा में अनुभव के बाद जो चित्त की क्रिया होगी उसको चिंतन नाम दिया। तो आत्मा में अनुभव के प्रभाव में चित्त में जो क्रिया होगी उसको चिंतन नाम दिया। और आत्मा में अनुभव नहीं है ना, जब अनुभवगामी विधि से जा रहे हैं, जो चित्त में वो स्वीकृतियां हो रही है सही की, उसको साक्षात्कार नाम दिया। ये डिफरेंस है दोनों में। अभी हम उस पे आएंगे, पहले ये चीज क्लियर हुआ क्या? ये सभी लोगों को पकड़ में आया क्या? भैया मुझे लग रहा है मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से। अच्छा, मैं इसको तो फिर से रिपीट करता अधूरा हूँ। ही सुन पाई मैं। हाँ देखिए, जैसे चित्त में जो अभी सारे चार क्रिया बोल रहे हैं ना, तो चित्त में जो दो क्रिया बोल रहे हैं, चिंतन और चित्रण, है ना। लेकिन ये चिंतन कब होगा? वो अनुभव मूलक विधि से होगा। जब अभी हमारी स्थिति है जिसमें अभी हमने श्रवण किया, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इस श्रवण के बाद हम मनन करेंगे। मनन करके हमको यदि कुछ सच्चाई स्वीकार होती है, तो उस क्रिया को साक्षात्कार बोल रहे हैं। सच्चाई स्वीकार होगी लेकिन उसमें संपूर्णता नहीं होगा, क्योंकि उसमें व्यापक का अनुभव नहीं शामिल है ना। तो वो सच्चाई का कुछ भाग तो शामिल है, इसलिए उसको साक्षात्कार कर रहे हैं। यही साक्षात्कार के बाद यदि मतलब बुद्धि में अवधारणा और आत्मा में अनुभव हो जाता है, अब वो आत्मा में अनुभव होने के बाद जो है बुद्धि में बोध, और उसके रेफरेंस में जब चित्त में वो सही का जब वो दिख रहा है, जो सही का जो जो पहले से साक्षात्कार हुआ है, तो वो अब उसमें व्यापक का भी शामिल हो जाएगा, इनपुट। तो उस अर्थ में उसको साक्षात्कार ना करके चिंतन कर रहे हैं। तो अनुभवगामी विधि में जो सही स्वीकार हो रहा है, सही स्वीकार होने का वो उसमें कुछ भाग मिसिंग होगा। सबसे बड़ा जो एक चीज कर रहे हैं जिसको अपन कह सकते हैं कि व्यापक का पता नहीं होगा उसमें, लेकिन सही का कुछ डायमेंशन उसको पता चलेगा। तो इसलिए उसको साक्षात्कार नाम दिया। जब पूर्ण अनुभव हो गया उसके बाद जो चित्त में हो रहा है उसको चिंतन नाम दिया। तो जब भी चिंतन होगा वो अनुभव मूलक विधि से ही होगा। अनुभव मूलक विधि से ही चिंतन होगा, अनुभवगामी विधि में साक्षात्कार होगा। इसी तरीके से हम अवधारणा और अनुभव को भी कर सकते हैं, अवधारणा और बोध को भी। तो जब बुद्धि में जैसे साक्षात्कार हुआ, तो जब बुद्धि में जो स्वीकार हो रहा है लेकिन उसमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, तो जो बुद्धि में स्वीकृति है उसको अवधारणा कर रहे हैं। और वही बुद्धि में जो स्वीकृति हुई है उसके बाद आत्मा में अनुभव हो गया। आत्मा में अनुभव के पश्चात जो बुद्धि में वही जो अवधारणा की वस्तु थी उसमें ये व्यापक का अनुभव भी जुड़ जाएगा, तब उसको बोध कहेंगे। ठीक है दीदी? बढ़िया भैया बढ़िया। ठीक तो है। है ना। अब इसी को हम वापस पढ़ें, सच्चाई को हम साक्षात्कार
अनुभव पूर्वक, देखिए उसके ब्रैकेट में चिंतन किया, बोध विधि से चिंतन किया, अनुभव किया। तो जब ये चिंतन बोल रहे हैं तो यही साक्षात्कार जो क्रिया है उसमें बेसिकली अनुभव का पुट आ गया, बोध आ गया, अनुभव के आधार पे बोध, बोध के आधार पे चिंतन। तो वही साक्षात्कार को चिंतन कर रहे हैं। देखने की दृष्टि बदलेगी ना, उसमें जो डायमेंशन मिसिंग था वो भी तो इंक्लूड हो जाएगा, जी बिल्कुल। है ना। जैसे अभी भी अपन दिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि भी हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ आंशिक भाग तो दिखता है, लेकिन संपूर्णता नहीं दिखती है। जैसे एक आदमी श्रवण में है तो श्रवण में उसको कुछ ना कुछ तो दिखता ही है, तभी उसकी निष्ठा बनी हुई है। श्रवण से ज्यादा मनन में दिखेगा, मनन से, मनन का फल क्या होगा, साक्षात्कार में उसको पुष्टि हो जाएगी कि ऐसा है। कुछ चीजों की पुष्टि हो जाएगी, कुछ चीजों की पुष्टि नहीं होगी। क्या हर चीज की पुष्टि एक ही समय में होगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है, पुष्टि क्रमशः होती है ना। जैसे मतलब जो बात करते हैं ना, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, तो पहले उसको मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान के प्रति उसका विश्वास बनेगा ना, वो जीना शुरू करेगा। क्या चीज में जीना शुरू करेगा? स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जीना शुरू करेगा। उसको स्वयं पर विश्वास होगा कि मैं ऐसा जी पा रहा हूं, विश्वास बनता है ना स्वयं में कि मैं ऐसा जी पा रहा हूं, तो उसको ममतापूर्ण आचरण का ज्ञान होगा कि मैं ऐसा जी पा रहा हूं। जब तक नहीं जी पा रहे हैं तब तक उसको ज्ञान नहीं हुआ। अब ऐसा ज्ञान होने के बाद जो है दूसरा स्टेप होगा कि उसको जीवन का ज्ञान होगा, जहां पर वो जीवन के प्रति भी जो है उसका रहस्यता जो भी है वो उससे मुक्ति पा जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जीवन ज्ञान हो गया इसका ये मतलब नहीं है उसको व्यापक का भी ज्ञान हो गया। व्यापक का ज्ञान तो जो है आत्मा में होना है। तो ज्ञान का मुझे लगता है कि एडिशन होता है। अभी भी जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि हम यदि देखें तो कुछ चीजें हम क्लास 5 6 में सीखते हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो उसमें ऐड होता जाता है 7 8 में, और आगे बढ़ते हैं 9 10 में कुछ और ऐड होता है। तो जो पहले पढ़ा वो मतलब वो पूरा ही चेंज हो गया ऐसा नहीं, वो जो था उसमें कुछ चीजें और ऐड होती जाती है, तभी 11 12 की पढ़ाई समझ में आती है। अपन यदि इस तरीके की पढ़ाई को देखें तो हमारी जो गुणात्मकता है वो बढ़ती जाती है। जो भी हम पढ़ाई किए हुए हैं वो पढ़ाई जैसे भी देखेंगे ना, मतलब देखें क्लास 1 में तो आपको अल्फाबेट्स और ये नंबर्स यही सब सिखाते हैं। उसके बाद ही आपको वो कुछ और जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वो सिखा सकते हैं। यदि आपको नंबर्स नहीं पता है तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बता ही नहीं सकते। अभी एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपको आ गया तो उससे ज्यादा का आपको गणित सिखाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहां पर भी है कि कुछ एक चीज समझ में आता है, फिर उससे ऊपर की चीज समझ में आती है, फिर उससे ऊपर की चीज समझ में आती है। मतलब क्रम क्या होगा आप बताइए ना, कि पहले व्यापक का अनुभव होगा या पहले मानवतापूर्ण आचरण का अनुभव होगा, उसका ज्ञान होगा? क्या लगता है आप लोगों को? सीक्वेंस क्या लगता है? पहले भैया जीवन ज्ञान और अस्तित्व ज्ञान, उसके बाद मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, मुझे ऐसा लगता है। ये बाकी लोग? सभी लोग बताइए जैसे दीदी ने कहा। भैया पहले मानवतापूर्ण आचरण का ज्ञान होगा, उसके बाद जीवन ज्ञान होगा। अस्तित्व ज्ञान तो सूचना के रूप में उपलब्ध हो ही जा रहा है, क्योंकि मानव जो है मानव का आचरण जो है, मानव का स्वभाव जो है, ये क्लियर होने के बाद ही अगला एक सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी तक तो शरीर और जीवन को एक साथ देख रहे थे,
अभी तो शरीर को जीवन मान रहे थे, तो अभी अभी मालूम पड़ा कि नहीं, दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग में सबसे पहले शरीर जो है और जीवन जो है, ये दोनों में कहाँ पे है, मतलब हम मानव क्यों हैं, हम जीव जानवर क्यों नहीं है। तो मालूम पड़ा कि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के कारण हम मानव हैं। तो जब कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के कारण मानव हैं, तो मानव का स्वभाव को समझेंगे, वही हमारा आचरण में आएगा। अभी तो आचरण में आना बहुत दूर का बात है। और बाकी लोग, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है भैया। सभी लोगों को मुझे लगता है अपनी बात रखनी चाहिए कि हम कैसा देख रहे हैं। हाँ, भैया मेरे मत में तो जैसे हमें सह अस्तित्व का ज्ञान होगा, तभी तो हम उनके साथ अपनेपन वाला निर्वाह कर पाएंगे, जब हमें एक दूसरे की कनेक्टिविटी दिखेगी तो। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा लगता है। सह अस्तित्व पता चलने से शरीर और जीवन पता चलता है। शरीर और जीवन पता चलने से अपने अंदर जीवन पता चलता है, हर मानव में जीवन पता चलता है। और जब हर मानव में जीवन है पता चलता है, तो सब लगता है कि सब समान है। तब हमारा आचरण जो है उसमें परिवर्तन होता है। ऐसा मुझे लगता है, ऐसी सीक्वेंस रहेगी। बाकी लोग, बताइए बाकी लोग भी। भैया एक बार सवाल दोबारा बता दें, आई लॉस्ट इट। ये था कि जो ज्ञान की बात है, तीन ज्ञान की बात हो रही है। एक हो रहा है मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, दूसरा जीवन ज्ञान, और तीसरा जो है अस्तित्व दर्शन ज्ञान। मतलब अस्तित्व दर्शन कर रहा है तो सत्ता की बात, व्यापक का मतलब व्यापक में संपृक्त इकाई। तो इन तीनों ज्ञान का जो अपने में स्वीकृति होना है या ज्ञान होना है जीवन में, उसका क्रम क्या होगा? पहले अस्तित्व दर्शन ज्ञान होगा, फिर जीवन ज्ञान होगा, फिर मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान होगा? या पहले जीवन ज्ञान होगा, फिर अस्तित्व दर्शन ज्ञान होगा, फिर मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान होगा? या पहले मानवतापूर्ण आचरण का ज्ञान होगा, फिर जीवन ज्ञान होगा, फिर जो है अस्तित्व दर्शन ज्ञान होगा? ऐसा और लगता है पहले जीवन ज्ञान होगा, लेकिन अस्तित्व समझे बिना वो भी नहीं होगा। मतलब ये तो लग रहा है कि साइकिल है, लाइक साथ साथ ही लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लग रहा है कि तीनों साथ साथ ही चलने हैं। हम्म, हाँ, एक ऑप्शन ये कि तीनों ज्ञान भी एक साथ ही होगा। मतलब ज्ञान होगा वो तो नहीं पता कि कैसे ज्ञान होगा, लेकिन अभी जो लर्निंग फेज है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये तीनों साथ साथ समझने हैं। हम्म, समझने वाले फेज के लिए तो मैं ऐसा ही फील करती हूँ। अच्छा, पहले मन का प्रत्यावर्तन होगा या पहले चित्त का प्रत्यावर्तन होगा, बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा? मतलब मन वृत्ति का संकेत ग्रहण पहले करेगा या पहले चित्त बुद्धि का संकेत ग्रहण करेगा, उसके बाद मन जो है वृत्ति का संकेत और वृत्ति चित्त का संकेत ग्रहण करेगा? पहला प्रत्यावर्तन कहाँ होगा? चित्त में होगा भैया।
अच्छा, पहले चित्त का प्रत्यावर्तन होगा बुद्धि में, उसके बाद मन का प्रत्यावर्तन होगा वृत्ति में, ऐसा? नहीं, चित्त का प्रत्यावर्तन होगा वृत्ति में, फिर वृत्ति का प्रत्यावर्तन होगा मन में। हाँ, इसको प्रत्यावर्तन नहीं भैया, इसको परावर्तन बोलेंगे। हाँ, मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ। हाँ, प्रत्यावर्तन का मतलब क्या हुआ कि मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करने लगा। इसको मैं फिर से अभी एक्सप्लेन कर देता अभी हूँ। अभी तो ये हो रहा है कि शरीर मन को चला रहा है, मन वृत्ति को चला रहा है, वृत्ति चित्त को चला रहा है, और फिर सारा गड़बड़ हम लोग का यहीं पे चल रहा है। यही है कि ये यहाँ पर मन का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ। इस जो आपने कहा, इसके मूल में यही है कि मन का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ हाँ। है ना। मन वृत्ति के संकेत को ग्रहण नहीं कर रहा। क्या संकेत? जैसे अभी हमने पढ़ा कि मैं जीवन शरीर हूं, है ना। तो हाँ। मतलब जीवन में जो है न्याय दृष्टि होनी चाहिए, है ना। दूसरे के साथ हम्म। न्याय धर्म सत्य के रूप में जीना चाहिए, ये चित्त वृत्ति में है। अब ये जो हाँ। संकेत मन को मिलना चाहिए था, मन उसको ग्रहण करना चाहिए था, मन ग्रहण नहीं कर रहा। मन किस चीज को हाँ। ग्रहण कर रहा है? मन शरीर के दबाव को ग्रहण कर रहा है। हाँ। हाँ। तो हाँ। अब यदि मन वृत्ति के संकेत को ग्रहण करने लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ है? वो न्याय की तरफ सोचता है। मतलब वो न्याय न्याय जो है वो मन को अच्छा लगने लगा, हाँ। है ना। तो यही बात आ रही है। अच्छा, मन वृत्ति चित्त के बाद देखेंगे चित्त का प्रत्यावर्तन बुद्धि में, मतलब वो अवधारणा वाली बात हो रही है या साक्षात्कार का है उसको। तो पहला जो प्रत्यावर्तन होगा वो किस जगह पे होगा? अपन ने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, मानव व्यवहार दर्शन में पहले भी पढ़ा हुआ है। अब मैं फिर से इसको खोल देता हूं, मानव व्यवहार दर्शन को, है ना। मानव व्यवहार दर्शन जो है, क्योंकि ये सब मुद्दे अपने को शोध करने पड़ेंगे। एक मिनट। हमने पहले भी डिस्कस किया है ना। पहले तो यहाँ पर मन का जो दो तरीका बताया गया है ना, अनुभव। जैसे एक ये है, यहाँ पर भ्रमवश मन द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा, वृत्ति के द्वारा आशा के अनुरूप विचार, चित्त के द्वारा विचार के अनुरूप इच्छा, यह इंद्रिय मूलक संवेदनशील प्रणाली है। ठीक है। उसी के नीचे दूसरा दिया हुआ है, जागृति में मन की आशा वृत्ति की अनुरूपता में, वृत्ति के द्वारा विचार चित्त की अनुरूपता में, चित्त की इच्छा बुद्धि के बोधन के अनुरूपता, तथा बुद्धि आत्मा की अस्तित्वानुभूति पूर्वक सार्थक होती है। फलता प्रत्यावर्तन परावर्तन क्रियाएं सिद्ध होती हैं। ठीक है। ये दो अलग अलग तरीके से बताया गया है यहाँ पर, एक एक भ्रमित विधि में और एक जागृत विधि में। ये ठीक है। ठीक है, अभी तो हम लोग भ्रमित स्थिति में हैं। हाँ, ये देखेंगे तो इसमें अब जो विकसित होंगे, जैसे आप ये देखेंगे तीन अवस्थाएं लिखी हुई है, एक अल्प विकसित, दूसरा अर्ध विकसित, तीसरा पूर्ण विकसित या विकसित। अब अल्प विकसित में जो लिखा हुआ, जीवन में इच्छा पूर्वक विचार व एवं आशावादी प्रवृत्ति हो जाए, उसे अल्प जागृत की संज्ञा दी थी। इस दशा में मन वृत्ति चित्त तंत्रित होते हैं। मन और वृत्ति चित्त तंत्रित हो जाता है इस दशा में। अभी बुद्धि की बात ही नहीं हो रही है यहाँ। ठीक है। अर्ध विकसित में बता रहे हैं, आत्मबोध रहित संकल्प पूर्वक विचार व आशा की प्रवृत्ति
को अर्ध जागृत की संज्ञा है। इस दशा में मन, वृत्ति व चित्त बुद्धि तंत्रित होते हैं। और जो पूर्ण विकसित या विकसित बोल रहे हैं, आत्मबोध सहित संकल्प पूर्वक इच्छा, विचार, आशा, प्रवृत्ति को जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दशा में मन, वृत्ति, चित्त व बुद्धि आत्मा द्वारा नियंत्रित एवं अनुशासित होता है। तो पहला तो ये दिख रहा है कि पहले चित्त से तंत्रित होगा, पहला जो स्टेज होगा। उसके बाद दूसरा स्टेज होगा बुद्धि से होगा, तीसरा स्टेज जो होगा वो आत्मा से होगा। सीक्वेंस तो यही होगा ना। हाँ, अब देखते चित्त हैं। चित्त के हाँ, चित्त पहले मतलब मन वृत्ति का प्रत्यावर्तन चित्त में होगा, फिर चित्त का प्रत्यावर्तन बुद्धि में होगा, फिर बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा में होगा। आत्मा। अब इसी को ही देखिए यहां आगे लिखे हुए कि ये जो जागृत, इसका करने का तरीका क्या है। तो जिसको अपन अध्ययन विधि बोल रहे हैं, इसमें पहला देखेंगे क्या। मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है। जो मित्र आशाएं हैं, मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय एवं निर्विरोधता है। मानवता के संरक्षणात्मक, परिपालनात्मक और आचरणात्मक नियमों की ही न्याय संज्ञा है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करना शुरू किया। मन जो शरीर के दबाव में था उसकी जगह वृत्ति का संकेत ग्रहण करने लगा। क्या भाई, न्याय करना है मुझे। तो सबसे पहले मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में होगा। वृत्ति में फर्स्ट स्टेज यही है ना। बिल्कुल, देखिए ना लिखा हुआ है आगे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद जब लिखा हुआ है, उसके बाद वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होती है तब शांति सहज अनुभव होता है। विचार की पुष्टि चिंतन से ही है। चिंतन से ही प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय होता है। तो अभी हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं तो वो सारा मतलब विचार में, तो वृत्ति में ही विचार और ये सब हम विश्लेषण और ये सब कर रहे हैं अभी जो लर्न कर रहे हैं। तो ये विचार में जा रहा है और वैसे तो चित्त में भी तो जा रहा है ना ये। बिल्कुल, देखिए मन वृत्ति का संकेत ग्रहण क्या करेगा, जब वृत्ति कुछ प्रसारित करेगा तब तो संकेत ग्रहण करेगा। वृत्ति यदि कोई संकेत प्रसारित करे ही ना तो क्या मन किसको वो करेगा। तो वृत्ति में न्याय जैसी कोई चीज है, इसका वृत्ति को पता चलना होगा ना। हम्म। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो बेसिकली चित्त वृत्ति में काम कर रहे हैं। अभी जो भी पठन हो रहा है वो काम किसके लिए, चित्त वृत्ति के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसका हमको अभ्यास करना होगा कि चित्त वृत्ति के लिए जो हमने काम किया है, जो हमने श्रवण कर रहे हैं, उस पर जो सोच रहे हैं, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, जब हम जीने जाते हैं तो क्या वो सारे जो भी हमने पढ़े हुए हैं, सोचे हुए हैं, क्या मन उन सारे जो हमारे निष्कर्ष है, जो सोचा हुआ है, उसको संकेत को ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है। या जीते समय मन तो वही शरीर मूलक विधि से चला गया करने। अभी कठिनाइयां तो यही है ना कि जब हम पढ़ रहे हैं हमको सही लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जीने में ये नहीं आ रहा। क्या जीने में आ जाता है ये? नहीं नहीं, भैया ऐसा कुछ आता है सॉरी कुछ नहीं आता। नहीं दीदी आप बोलिए। नहीं नहीं कोई बात। हाँ मानसिक ऐसा है भैया, ऐसा होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं और बातचीत करते हैं, डिस्कशन होती है, तो कहीं क्या होता है, हमारे कुछ नए चित्रण जो है वो उभर के आते हैं, पर पुराने भी हैं ही चित्रण। तो नए चित्रण बनते हैं तो कहीं ना कहीं विचारों में हमारे कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, और कभी कभी हम नए चित्रण के अनुसार अपने मतलब विचार होते हैं और उसके अनुसार हमारा मन काम करता है, और कभी कभी फिर पलट पलट जाता है, पुराने ही चित्रण सामने आ जाते हैं। तो क्योंकि अभी चित्रण जो है पूरी तरह से नए नहीं हो गए हैं, बदल नहीं गए हैं, सही दिशा में नहीं हो गए हैं, इसलिए बार बार वो कभी ऊपर कभी नीचे वो चलता रहता है। तो मन के अनुसार, वृत्ति के अनुसार मन हो जाता है, क्योंकि विचार में जो आया उसके अनुसार हम काम कर लेते हैं, लेकिन चित्रण जो है वो अभी पूरी तरह से पुराने जो है वो हटे नहीं है, या जो बदलाव होना चाहिए चित्रण में वो नहीं हुआ, बट बिल्कुल नए धीरे धीरे से बन रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल दीदी, एक सही बात बोल रही दीदी कि देखिए हुआ हुआ क्या है कि मन बेसिकली मन की जो अच्छा लगना है उसके हिसाब से चित्त में सारी मेमोरी है।
जैसे 4 विषय 5 संवेदनाएं जो है वो मन को अच्छा लगता है, मन को उसमें सुख भासता है, तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजें चित्त में है, और उसी चीजों का वृत्ति में विश्लेषण होता है। क्या चीज के लिए? मन की उस आशा को पूरा करने के लिए। वही हम तो दृष्टि बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी दृष्टि क्या है, तो जैसे हर आदमी आंखों के सामने कुछ दिखा, जिसके लाभ की दृष्टि है वहां पर वो बिजनेस से दिखेगा, यहाँ पर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो इससे हमको ऐसा लाभ मिल सकता है ना। जिसके देखेंगे प्रिय दृष्टि है ना, तो वो संसार को देखेगा, अरे यार यहाँ से हम ये भोग कर सकते हैं, है ना, हमको ये भोग का साधन मिल सकता है। तो वो जिस हिसाब से मन में जो उसकी आशा है उसके लिए चित्त में सारे स्टोरेज हैं, और उस अर्थ में वृत्ति में विश्लेषण होता है। उस आधार पे वो जो भी संसार में वो जो सामने दिख रहा है उसको उसी दृष्टि से दिखता है, जिसको अपन बोल रहे हैं प्रिय हित लाभ की दृष्टि। अब उसकी जगह यहाँ पर ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो ये हम दर्शन को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं ना, तो ये भी वस्तु तैयार हो रही है अब चित्त में उसके पैरेलल। तो अब दोनों ही हो रहा है कि चित्त में थोड़ा बहुत ये भी है और पुराना भी है। तो अब हमारे को बलपूर्वक इस ये जो थोड़ा बहुत है इसको हमको मन को पकड़ाना होगा, मन को इसमें रस दिलाना होगा, मन को न्याय में रस मिलने लगे, ये अपने को अभ्यास करना होगा। क्योंकि अभ्यास तो पुराना मन का वही है, तो वो चित्त के पुराने जो उसके हैं स्टोरेज उसी को ही पिक कर लेता है। तो बार बार अपने को जो वो अभी अपन ने पढ़ा उसका जो भी अपने को थोड़ा बहुत हुआ है वो मन को पकड़ाना होगा। उसी के लिए जो ये बात हो रही है कि मन को वृत्ति का संकेत ग्रहण करना, जिसको सहस्तित्व कह रहे हैं या न्याय कह रहे हैं, इसकी बात करना। तो जो स्टेप है, पहले श्रवण। श्रवण का मतलब इसको पढ़ना, इसको सोचना और इसको चित्त में फैलाना। सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ साथ वस्तु का शोध होना, वो शोध होकर के ही चित्त में फैलता है वो। अब जो चित्त में फैला, जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी अपन पढ़ाई कर रहे हैं, अपन डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, 2 घंटे बाद हम इसको बंद करके हम व्यवहार कर रहे होंगे। तो जो हमने पढ़ा, जो हमने सोचा, व्यवहार करते समय उस चीज को जीवंत बनाए रखते हुए मन उस जीवंत जो भी इस प्रभाव है इसको स्वीकार करे, इसका अभ्यास करना हो। क्योंकि मन का तो पुराना अभ्यास है, वो पुराने जो भी उसके जो 4 से 5 संवेदनाओं से जुड़ी हुई चीजों हैं उसके लिए उसने चित्त वृत्ति में इकट्ठा करके रखा हुआ है, और वो अभ्यास जो पुराना है वो उसी को ही पिटारा को खोल देता है। भैया चित्त में फैलाना ये क्या चीज है? मतलब जैसे अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये तो ऐसा समझ आता है कि वृत्ति में है और विश्लेषण हो रहा है, हम याद कर रहे हैं चीजों को। चित्त में फैलाना क्या चीज है? ये जो भी हम फैला रहे हैं ना, ये सब स्टोर होता है ना चित्त में, मेमोरी में। अभी आप जैसे मान लीजिए 2 घंटे बाद हम लोग बंद कर देंगे, अभी तो वृत्ति जो है पूरा लगा रहा है, लेकिन ये सारे जो भी चीज स्वीकार हुआ वो चित्त में स्टोर होगा कि नहीं होगा? जब भी आपको मान लीजिए 1 दिन 2 दिन बाद उसको वापस फिर से विश्लेषण करना होगा, तो चित्त से आप उसको वापस लाएंगे ना वृत्ति में, कि मैंने ऐसा सा पढ़ा था, उसमें ये था, यहां तक सोचा था। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। फिर धीरे धीरे तो वो इमरजेंसी के टाइम पे भी याद रह जाएगा फिर। हाँ, तो विश्लेषण पूर्वक ही जो है चित्त में स्वीकार होगा। यदि आपने विश्लेषण नहीं किया, सिर्फ इसको पढ़ लिया भाषा के रूप में, तो वो चित्त में जाएगा भी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे डिस्कशन का फायदा क्या होता है कि ये हम इसमें विश्लेषण करते हैं तो ये चित्त में जाके स्टोर होता है, बिना तर्क के चित्त में स्टोर भी नहीं होगा। और वो स्टोर हो भी गया तो उसको हमको बलपूर्वक, जैसे अभी मतलब 5:30 से 7:30 हमारी क्लास है, 7:30 बजे के बाद जैसे ही अपन मतलब जाएंगे अपन परिवार में दूसरे लोगों के साथ या फिर बाहर निकलेंगे, तो क्या वहां पर इसका प्रभाव बना रहा या नहीं बना रहा, या प्रभाव तो फिर दूसरा ही कुछ हो गया चालू, विचार फिर दूसरे ही चालू हो गए। अभी जिस तरीके से हमको अपने विचारों पे लग रहा है कि हमारे विचारों की जो क्वालिटी अभी है, क्या यही क्वालिटी हर समय बनी रहती है क्या? अभी हमारे में ऐसा लगता हो कि 4 से 5 संवेदनाओं का कोई भी विचार नहीं हो रहा है,
अभी सिर्फ वास्तविकता के बारे में हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसी का ही विचार कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहती है? भैया हमेशा बनी तो नहीं रहती, बट जैसे ही हम चूक करते हैं ना, अब पकड़ में आने लगी है। पहले तो पता ही नहीं चलता था, हम बेहोशी में रहते थे। बट अब जैसे ही लगता है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एकदम से पकड़ में आता है कि नहीं, ये गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। अब लेकिन वही, अब वो गलतियां जो हो रही हैं उसकी संभावना, उसको भी तो है, वो गलतियों की संभावना ही खत्म हो जाए उसके लिए प्रयास करना होगा ना। अभी हम सतर्कता का अभ्यास कर रहे हैं कि हमसे गलतियां ना हो, लेकिन वो गलतियां जो है वो मतलब विचार रूप में तो स्टार्ट होती है ना। उसको हम कायिक वाचिक रूप से नहीं करते, मानसिक रूप में ही रोक लेते हैं। ऐसा ही कर रहे हैं। अभी हम लोग का अभ्यास मैक्सिमम देखेंगे तो कायिक वाचिक रूप से हम उसको नियंत्रित कर पा रहे हैं, मानसिक रूप से तो घटित हो ही रहा है। मैक्सिमम लोगों की हालत यही है। हम लोग जो जितने भी देखेंगे, जो भी अच्छे कहलाने वाले हैं, उनका नियंत्रण यही है कि वो मानसिक रूप में ही उसको नियंत्रित कर ले रहे हैं, कायिक वाचिक रूप से घटित होने नहीं दे रहे। क्या ऐसा कहना ठीक है? जी भैया। लेकिन भैया मानसिक में भी फर्क तो पड़ रहा है, जब से इससे जुड़े हैं। अब विचारों में भी फर्क आ रहा है भैया। हाँ बिल्कुल, मतलब देखिए ये तो है ही कि मानसिक रूप कायिक वाचिक रूप में नहीं हो रहा है, इसका मतलब मानसिक रूप में भी हमने उसको गुणात्मक परिवर्तन किया हुआ है। वो भी धीरे धीरे स्नेह स्नेह हमारा उसमें भी क्वालिटी में चेंज हो ही रहा है ना। अभी भी ज्यादातर लोग देखेंगे तो ज्यादातर लोग मानसिक रूप से ही पीड़ित हैं, कायिक वाचिक रूप से उसको नहीं कर रहे होते हैं, और इसी का दबाव तो वो झेल रहे होते हैं। बहुत सारे, मैं तो देख बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, सब कुछ है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे जो लोग हैं वो इस दबाव को झेल रहे हैं। जो चीज उनको गलत लग रहा है, उस वो गलत बार बार उनके विचार में आ रहा है, उसके दबाव को वो झेलते हैं। तो बात यही हो रही है कि, हाँ बोलिए भैया, कुछ बोल रहे हैं? हाँ भैया, ऐसे ही है, एकदम ऐसे ही है। तो इसका माने उपाय जो क्या? उपाय में मतलब, उपाय के लिए तो आपके साथ बैठे हैं, वही, और इसको जल्दी से जल्दी हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारी बेचैनी है। यहाँ माने पर एक जो बात। हाँ। जो बीमारी से हम पीड़ित हैं कि कायिक वाचिक मानसिक नियंत्रण हमारा खो गया है, ये हमारे जीवन का 60 साल का अभ्यास एक तरफ है, अभी 2.5-3 साल का अभ्यास ये है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास इसका फल ज्यादा मिल जाए, जल्दी मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए। माने बीमारी का लेवल बहुत बढ़ा हुआ ये कहना चाह रहा था। है ना भैया, बीमारी का लेवल बढ़ा हुआ है क्योंकि ये बीमारी एक दिन की है नहीं, हाँ कई जन्मों की है, और इस शरीर यात्रा में भी कई वर्षों से हम इसका अभ्यास कर चुके हैं। हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में वो विचार की गति, मन की गति, ये सब कितना फास्ट है, इसका मतलब इतने इफेक्ट झेल झेल के मतलब बहुत दुखी हैं। इसी को तो कहा जा रहा है प्रारब्ध, है ना। इसी को ही संचित कर्म कह रहे हैं। माने प्रारब्ध तो है, लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि अपने वाला तो घोर प्रारब्ध है। कहीं देखिए वही, कहीं नियंत्रण का कहीं मतलब, ठीक है आपका ये जो 2.5 साल का 2 साल का प्रयास है, 1 साल का प्रयास है, इसका फल तो है, लेकिन जितना बड़ा अपना आदत है, जो अपने सब प्रैक्टिसेस हैं, जो सोचने का क्रम है, उससे कहीं नियंत्रण ही नहीं है। वही ना। तो यदि इसकी पीड़ा बलवती होती है ना, तो फिर हाँ हमारा इसके लिए प्रयास भी होगा। अभी हाँ क्या हाँ होता है कि थोड़े समय के लिए पीड़ा होती है और बाकी हम बेहोश हो जाते हैं, फिर से खो जाते हैं। हो ऐसे ही है, थोड़े ऐसे ही समय है के लिए एकदम। होता है कि नहीं यार, हमको इसको पूरा ठीक करना है ना, तीव्र एकदम इच्छा होती है, और उस समय हम हाँ, कुछ परेशान होते हैं, सोचते हैं नहीं पूरा हमको समय इसी के लिए देना है। और वो थोड़े समय के लिए होता है, फिर वो धूमिल हो जाता है, फिर हम संसार में लग ही उलझ जाते हैं। लग ही नहीं पाता इसमें, रस जो है, हम्म, बहुत बहुत रस आना चाहिए, जितना पीढ़ी से उतने हिसाब से तो रस का वही तो अभाव है इसमें। तो इसी को तो बोलते हैं बेहोशी।
मन जो है वो वृत्ति, ये जो चीज है ना, ये कौन निष्कर्ष निकाल रहा है कि मुझे इससे मुक्त होना है, सारा कुछ है, ये वृत्ति कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। हाँ। ये वृत्ति कर रहा है कि भाई ये हो। देखो, ये सब जो है मन, वो मन के छल कपट को पहचानने लगता है, उसका करने लगता है कि ये जो है मन का छल कपट है, उसके चक्कर में मैं बुद्धू बन रहा हूं, है ना, इससे कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे इससे निकलना है। ये सब वृत्ति करता है। लेकिन मन का इतना स्ट्रांग प्रभाव है कि वो वृत्ति को चुप करा लेता है और अपने प्रभाव में लेते आता है। फिर से उसको क्या हो। कर लेता है, मन की जो 4 से 5 संवेदनाओं के लिए आशा है, उसके अनुरूप वृत्ति को अपने काम में लगा देता है। मतलब अभी देखेंगे कि जो कंट्रोलिंग है, कौन क्रिया किस क्रिया को नियंत्रित कर रही है, तो मन की चित्त वृत्ति को नियंत्रित कर रहा है। इसी को तो बेहोशी कर रहे हैं। वृत्ति जागने की कोशिश कर रहा है, वो मन के इस प्रभाव से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मन निकलने नहीं देता है, मन उसको ढक लेता है। इसी को यदि आप जो भी कह ले, परंपरा में माया कह ले या जो भी कह ले, सब यही है, मन का प्रभाव है। मन के प्रभाव में ही चित्त वृत्ति आ जाता है। वो थोड़ा सा जागता भी है तो भी मन उसको जो है चुप करा देता है। अभी ये नहीं करना है, अभी पहले क्या करना है, अभी संसार को भोगना है, ये करना है, वो करना है ना, इसी में सुख है, ऐसा मन वृत्ति को आश्वासन दे देता है और वो आश्वस्त तो हो भी जाता है। लेकिन क्या होता है, फिर से जैसे हम ये दर्शन पढ़ते हैं, है ना, तो फिर से वृत्ति को लगता है नहीं यार, मन हमको जो है झूठा दिलासा दे रहा है, करना तो यही चाहिए। अभी जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो थोड़े समय के लिए फिर से हमारा इंटेंसिटी हाई हो जाएगा, क्या नहीं, करने वाला काम यही है। थोड़ी देर के लिए वृत्ति छटपटाएगा, है ना, और जैसे ही इसको छोड़ेगा मन फिर से उसको अपने आप में कंट्रोल में लेते आएगा। इसलिए लेते आएगा क्योंकि ये जो अभ्यास का मामला जो कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा है। अभी वृत्ति ने थोड़े समय के लिए मन के प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास किया, लेकिन समय के अर्थ में देखेंगे तो इसने 1 सेकंड किया तो उसने लाखों सेकंड मन ने वृत्ति को अपने प्रभाव में लाने का किया हुआ है। 1 सेकंड पे लाखों सेकंड तो भारी पड़ेंगे ही ना। मैं जस्ट गणितीय विधि से बोल रहा हूं, ये समय का वैसा नहीं। तो इसका उल्टा हमको अभ्यास करना होगा, बलपूर्वक ही होगा। इसी को बार बार ये कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना अल्प विकसित अर्ध विकसित, ये बलपूर्वक ही होगा, है ना। ये जीवन में इच्छा पूर्वक विचार व आशावादी प्रवृत्ति हो तो उसे अल्प जागृत की संज्ञा करते हैं। इसमें बलपूर्वक ही होना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं करेंगे, हम कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर ले, जीने में नहीं आएगा। अभी हम जितने भी जैसे हम लोग दर्शन से जुड़े हुए हैं, जीवन विद्या से, सभी लोगों के जब फंडामेंटल बात है कि जीने में नहीं आ रहा है, हमारी दृष्टि में परिमार्जन नहीं हो रहा। उसका रीजन वही है कि हमने चित्त वृत्ति में इन चीजों को कुछ अंश में डाला, लेकिन उस वो जो है अभ्यास नहीं कराया मन को, उस चित्त वृत्ति में जो भी अभी जाला है सही को, मन को उसको पकड़ने का अभ्यास नहीं कराया है। उसका गहरा अभ्यास कराना होगा। तो बलपूर्वक बार बार क्या चीज, ये इसका अभ्यास, मन को वृत्ति का संकेत घर, न्याय करना है, न्याय करना है, न्याय करना है, इसका अभ्यास कराना होगा। इसी को ही बार बार ये सतर्कता कह रहे हैं, अवेयरनेस। कहीं भी हमारे से हम जो कर रहे हैं उसका अवेयरनेस हमको रहना चाहिए। हम बेहोश ना हो जाए कि हम कुछ कर रहे हैं और हमको पता ही नहीं। तो कर्ता पद का हमेशा अपने को भान रहे। मन का दृष्टा बने रहना पड़ेगा। कौन, वृत्ति। वृत्ति मन का हमेशा जो है दृष्टा बना रहेगा, तभी वो वृत्ति का संकेत मन ग्रहण करेगा। वरना क्या करेगा, मन जो है वो वृत्ति और चित्त को दृष्टा पद में रहने ही नहीं देगा, उसको अपने जो है प्रभाव में ले लेता है।
और जैसे ही मन के प्रभाव में आया, दृष्टा पद गया, सिर्फ भोक्ता पद रह जाता है, कर्ता और भोक्ता। दृष्टा पद गायब होके कर्ता और भोक्ता। तो पहला जो स्टेप होगा यहां पर यही ना होगा कि मन जो है वृत्ति का संकेत ग्रहण करने लगे, और जो ये सारी बातें हो रही हैं वो बेसिकली आचरण से जुड़ी हुई चीजें हो रही हैं। ये आचरण में हम जो, आचरण का ज्ञान होना का मतलब मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करना, मन वृत्ति के अनुसार काम करने लगना ही जो है मान्यतापूर्ण आचरण है। इसी से धीरे धीरे विश्वास होगा कि मैं जीवन हूं। नहीं तो विश्वास कैसे होगा मैं जीवन हूं? एक आदमी जिसको जीवन ज्ञान हो और वो सारे परधन पर नारी पर पीड़ा कर रहा हो, ये लगता है ये तरीका हो ही नहीं सकता। इसके उल्टा जो स्वधन स्वनारी दयापन कार्य व्यवहार कर रहा है उसको विश्वास बनेगा कि मैं जीवन हूं। इसलिए परंपरा में भी देखिए पहले यम नियम का ही कहा गया। यम नियम देखेंगे तो यही है, आचरण से जुड़ी हुई चीजें हैं। जो अष्टांग योग कहते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये सब आचरण से जुड़ी हुई चीजें हैं। पहले इसी को ही अभ्यास करो। इसके अभ्यास के बिना आपसे उधर धारणा ध्यान होगा ही नहीं। तो बार बार देखिए, यहाँ कहीं पर मुझे ऐसा लिखित लगता नहीं है। मेरा अपना पर्सनल कंक्लूजन है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये चित्तवृत्ति की जगह पे काम हो रहा है। लेकिन जो ये काम हो रहा है उसके अनुरूप मन जो है, उस पर मन, उसका प्रभाव मन पे हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या उन संकेतों को मन ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है? या वापस हम जीते समय तो वही पूर्वाभ्यास जो हमारा पुराना अभ्यास है वही हो जा रहा है? इसका मतलब हम जो है अभी यहाँ पर ये अभ्यास की जगह पर मिसिंग है। हमको ये भी अभ्यास करना होगा। ये शास्त्राभ्यास के साथ साथ हमको व्यवहार का भी अभ्यास करना होगा। पहले परंपरा में अलग तरीके से अभ्यास कराए। क्या अभ्यास कराए? कि संसार को देखो ये मिथ्या है, इसका अभ्यास कराए। दृष्टि को ऐसा डेवलप कराए कि संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है। तो वो आंखों से जो भी दिख रहा है वो सब उसको दिखता है, ये सब तो जो है नकली है, सब मिथ्या है। अभी इसकी जगह दूसरा अभ्यास की बात बोल रहे हैं। मिथ्या नहीं है, ये सत्य है। संसार ये सत्य है। और इसको किस दृष्टि से देखो? न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से देखो। सबसे पहले न्याय की दृष्टि से देखो। तो यहां पर न्याय की दृष्टि से संसार को देखने की बात हो रही है कि न्याय, व्यक्ति के साथ न्याय करने आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। न्याय करने जाएंगे उसके मूल में व्यवस्था का ज्ञान होना पड़ेगा। तो अपनी दृष्टि में तो स्लोली परिमार्जन होना पड़ेगा। वरना यदि हम देख संसार को उसी दृष्टि से रहे हैं, इसका मतलब हमने जो भी पढ़ा है, सोचा है ना, उसका प्रभाव मन पे नहीं हुआ है। उसका अभ्यास करना होगा। मेरा अपना ऐसा है, आप लोग बताइए। मतलब मैं तो इसी तरीके से अभी देख रहा हूं अपने जो भी जागृति के जो स्टेजेस हैं, जो प्रयास कर रहा हूं, उसमें आप लोग का क्या कहना है, कैसा आप लोग सोचते हैं, बताइए। इस पे अपन डिस्कशन करते हैं। वो हमारे बचे कुछ धार्मिक संस्कार थे, वो तो गए, और विज्ञान वातावरण का इतना ज्यादा प्रेशर है कि माने, और अपनी बेहोशी है। ऐसे में यात्रा जो है और कठिनतम, मतलब हमारा प्रयास ऐसा नहीं कि मन को इतना सूचना लिए उससे उसको 0.001% बोले तो वो भी तो मन ने अभी स्वीकारना शुरू किया है। तब ले दे के बैठे हैं कि भाई सुख का एक रास्ता इधर जाता है। हमारी यात्रा काफी दूर हो चुकी है, और बहुत दूर हो चुकी है। लेकिन एक आशा जगी है, एक एक आशा का किरण मिला है, ऐसा समझ में आता है। तो उससे भी राहत मिल ही रहा है। माने बार बार हम लोग जो उठ के यहाँ पे आके बैठ जा रहे हैं, या सुन रहे हैं, या समझने का कोशिश कर रहे हैं,
ये अभ्यास मतलब पहले संस्कारों का अभ्यास तो घर परिवार में मिल जाता था, अब हर घर परिवार टूट गया है और चारों तरफ वातावरण में हर हाथ में मोबाइल आ गया है, और जो दुष्प्रभाव अधिकतम होना चाहिए वो सब चौपट हो चुका है, सत्यानाश हो चुका है। अब ऐसे समय में इस बात का अभी हमको राहत की जरूरत बहुत फास्ट है, और ये इसमें कभी कभी मन उदास इसलिए होता है कि इसमें बहुत टाइम टेकिंग लगने वाला है। तो ये दोनों के बीच में मतलब उद्वेलित हो जाते हैं हम लोग, मतलब वो परेशानी टाइप का, विवश टाइप का। ये पता नहीं था तो ठीक है, जन्म लिए मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, एक ऐसा कुछ भी तो भ्रम में जी रहे थे। अब वो भ्रम भी टूट रहा है और इधर सही का पता ही नहीं लग रहा है कि कब क्या कैसे होगा। तो ये मतलब ये बात अभी मतलब मैं कैसे कर रख पा रहा हूँ, और मैंने कैसे लगेगा ऐसा, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ मतलब, हालांकि इसको क्या नियंत्रित करें, आपके सामने तो रखना ही पड़ेगा ना, आप जब सामने बैठे हैं तो बताना ही देखिए भैया, पड़ेगा। देखिए एक तो बात आप जो बोल रहे हैं ना कि वातावरण प्रतिकूल है, और इस प्रतिकूल वातावरण में हम कैसे करें अभ्यास, बड़ा ही कठिन है। ये आप जो बोल रहे हैं मैं भी सहमत हूँ कि ठीक है, हमको थोड़ा सा लग रहा है और हम आंख खोलना चाह रहे हैं, जागृत होने का प्रयास करना चाह रहे हैं, लेकिन वातावरण का दबाव इसकी ठीक विपरीत है। हम थोड़ा सा भी आंख खोलते हैं उसको वो बंद कर देता है, शट डाउन कर देता है। कैसे करें? तो ये भैया, ये पीड़ा तो झेलना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए बार बार जो एक ये मतलब अपने से ज्यादा ये लगता है कि हमारी जागृति का रास्ता आसान होता यदि परंपरा अच्छा होता। ये लगता है कि भाई हमारी स्वयं की जागृति जो है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि देखेंगे तो वो पूरे परंपरा की जागृति जो है वो महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि परंपरा यदि जागृत होगा तो मैं तो हो ही जाऊंगा। यही पीड़ा वस्तु देखिए, जिस व्यक्ति को भी अनुभव होता है उसकी अपनी मुक्ति तो हो गई, है ना, फिर भी वो संसार को क्यों आता है बताने के लिए? क्योंकि इस पीड़ा को वो भी झेला हुआ रहता है। उसको इतना इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि परंपरा सही नहीं था। यहीं से उसमें जो है दया कृपा करुणा होता है कि भाई जो जी। चीज हमको झेलना पड़ा वो सामने वाले को नहीं झेलना पड़े, इसके लिए ही वो परंपरा के लिए काम करता है। जैसे बाबा जी को ही देखे, उनको तो अनुभव हो गया, सारा कुछ हो गया, ज्ञान हो गया, वो मुक्त हो गए। हम्म। फिर भी उन्होंने 97 एज तक जो है अपनी सही यात्रा को चलाया, है ना, पूरे जो भी हुए अनुभव उसको पूरा भाषा रूप दिया, जी हम्म। करके दिखाया, लोगों को समझाया। मैं तो देखा बाद में उनको शारीरिक कष्ट था तो भी वो लास्ट लास्ट तक अपने तरफ से जितना हो सकता था वो प्रयास करते ही रहे। हम्म। ये प्रयास किए कि भाई मेरे प्रयास से परंपरा बनने में आसानी होगी, मैं परंपरा बनाने में कुछ सहयोग करूंगा। हाँ। इतने के लिए ही उन्होंने पूरा सरी यात्रा चलाया कि कैसे इसकी परंपरा बने। तो हाँ। आप जो बोल रहे हैं ना भैया कि देखिए यहाँ हाँ। पर मुझे जो लगता है कि ये यदि धीरे धीरे संकल्प उदय होता है कि भाई देखो हम इतना कष्ट झेल रहे हैं परंपरा नहीं बनने के कारण, नहीं होने के कारण, तो हाँ। हमको इसमें समर्पित होना चाहिए। परंपरा जो है मैं बनाने में क्या सहयोग कर सकता हूँ ये अपने में एक संकल्प बने, है ना, और उसमें जो भी प्रकृति मदद करे ऐसा अपने में संकल्प हो कि मैं परंपरा ठीक होने में मतलब मैं प्रमाणित होने के हिसाब से जीना चाहता हूँ। एक तरीके से कहें मैं प्रमाणित होना चाहता हूँ। प्रमाणित होंगे हाँ। तभी परंपरा बना पाएंगे। हाँ। तो ऐसी ऐसी अभी ऐसी इच्छा को प्रबल किया जाए कि जीना हम्म। मेरा सार्थक तभी होगा जब मैं प्रमाणित हो पाऊंगा। प्रमाणित होना हम्म। ही मेरे लिए भी तृप्ति है और परंपरा के लिए भी है। ऐसे बाबा जी के अलावा और जितने भी देखेंगे श्रेष्ठ जो मानव हैं वो सब मुक्त हम्म। होने के बाद भी जो है वो परंपरा के लिए प्रयास किए ही, बताने गए ही। जी। वो बताने का रीजन क्या है कि भाई वो सामने के जो दूसरों के दुख है उसको दुख, दूसरों के दुख को देख करके उनमें संवेदना होती है ना। हाँ। नहीं होती तो वो क्यों बताने जाते उनको? और दूसरा हाँ। मुद्दा, उनको उनको उपलब्ध, उनको नहीं उपलब्ध हुआ उसका एक रीजन है क्योंकि परंपरा में नहीं था, है ना। यदि हम्म। बाबा जी को ही कहें, ये जो जो भी उन्होंने वेद का अध्ययन किया और उसमें से जो भी उनके कंक्लूजन निकले, है ना, उनको ठीक नहीं लगा, तब तो उनको इतना सारा जो है वो परिवार छोड़ करके वहां अपने घर परिवार सबको छोड़ करके एक बच्चे को छोड़ के अमरकंटक आना पड़ा,
वहां पर इतनी कठिन साधना करनी पड़ी। तो ये सबको जरूरत ना हो, ये कठिन रास्ता मतलब चूज करने की जरूरत सबको नहीं होनी चाहिए। सबके लिए सरल रास्ता हो जाए, उसका उन्होंने उपाय दिया है ये। हम्म। लेकिन देखिए, मतलब मुझे जो लगता है कि उपाय दिया है, सब कुछ दिया है सही, लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे हमको तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। उपाय नहीं है, मतलब मन का जो प्रत्यावर्तन की बात कर रहे हैं, वो जो पूर्वाभ्यास उसका हुआ हुआ है, उसके अपोजिट जो हमको अभ्यास करना है, इसका कोई मुझे लगता है कि वो रास्ता नहीं है, मतलब शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि मैं तो करके देख रहा हूँ सारा कुछ है, मुझे तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं दिख रहा। भैया इसमें मिनिमम कितना होना चाहिए हम लोगों को? ये मिनिमम अब वाली मिनिमम बात अभ्यास। नहीं, मिनिमम वाली बात नहीं। मिनिमम का मतलब मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता तीव्र महसूस होने लगता है। आवश्यकता तीव्र लगना, और हमेशा जो है कि भाई हमारे को इसके अन्यथा, जैसे ही जैसे बता रही थी ना वो दीदी, तारा दीदी, कि जैसे ही इसके अपोजिट होता है हमारा घंटी बजने लगी कि भाई हमारे में ये गलत क्यों हुआ, हमको सही की तरफ जाना है, सही की तरफ जाना है, बार बार ये। जैसे ही गलत होने लगे हमारे, तब घंटी कि हमको सही की तरफ जाना है, सही की तरफ जाना है, हमसे गलती नहीं होना, हमसे गलती नहीं होना। सही की तरफ हमारे में हमेशा घंटी बजते रहे, सही की तरफ हमारा ध्यान जाता रहे, सही को हम पढ़ते रहे, सही के बारे में सोचते रहे। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से स्नेह स्नेह गुणात्मक परिवर्तन होता रहेगा, सडन तो नहीं होगा भैया। जी। कुल मिला के मतलब वही है, प्राथमिकता आवश्यकता बनने की बात है। प्राथमिकता आवश्यकता बनती है तो प्रयास करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा भी जो अपने में गुणात्मक परिवर्तन होता है ना, उससे उत्साह बनता है। हाँ। हम साल भर जैसे थे, उससे थोड़ा सा भी गुणात्मक परिवर्तन हुआ तो हमारा उत्साह बनता है कि चलो साल भर की मेहनत से इतना तो गुणात्मक परिवर्तन हुआ, और साल भर मेहनत करेंगे तो और ज्यादा होगा। हम्म। सिंपल ही देखे ना, अभी हम परिवार में उलझते हुए कई बार क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध पे कोई काबू नहीं होता है। हम इसको सब अध्ययन करने लगे, समझने लगे कि भाई क्रोध जो है वो न्याय नहीं है, वो आवेश है। इसको करते करते देखिए ना, साल भर में आपको क्रोध पे कुछ तो नियंत्रण दिखता है। हाँ। उससे उत्साह बनता है कि यार इतना मेहनत किया, थोड़ा सा ही हुआ लेकिन हुआ तो हाँ। स्वयं में गुणात्मक परिवर्तन जो होगा ना, वही उत्साह का आधार होगा। वही हाँ। आगे के लिए ना हमारे को उत्साह देगा कि हमने जो प्रयास किया है, 2 ढाई साल जो भी किया है, उसमें कुछ तो हमारे को मतलब पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव हमारे में परिवर्तन हुआ है। वही आगे के लिए उत्साह का आधार होगा। यदि पॉजिटिव परिवर्तन थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है तो हमारा उत्साह नहीं बनेगा। तो ये जो पॉजिटिव उत्साह बनना, मतलब ये आचरण आचरण में थोड़ा सा भी गुणात्मक परिवर्तन होता है, अपने को आश्वस्ति बनती है कि हम सही दिशा में हैं। यदि आचरण में थोड़ा सा भी गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो, हमको लगे कि हम तो पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से गिर जाता है। उत्साह जो है नहीं बनता, हम डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। हम्म। तो आचरण प्राथमिक होना आवश्यक है कि हमको आचरण में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। आचरण में गुणात्मक परिवर्तन ना हो और हम ज्ञान में गुणात्मक परिवर्तन हो कर ले, मतलब हम ज्ञानी हो जाए, हमको सब चीज का ज्ञान हो जाए, जीवन का ज्ञान हो जाए, ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, और आचरण में गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो, मुझे तो लगता है ऐसा स्टेप होता नहीं है। ठीक बोल रहे पहला गुणात्मक परिवर्तन आचरण में ही होता है। अभी जो भी जिसको भी मानते हैं कि भाई अभी अभी क्या दिक्कत है संसार में, यही ना, संसार जिसको ज्ञानी मानता है और उनके आचरण में कुछ निकल आता है। अभी ऐसे है ही ना, बहुत सारे महात्माओं बाबाओं के बारे में ऐसे मीडिया दिखा ही रही है। तो आप मानते हैं ना कि वो ज्ञानी है, वो है या नहीं है कोई जांचता नहीं है। अभी वातावरण में अपने अगल बगल में जहां भी हम लोग काम करते हैं या घर का वातावरण है, उसमें लगता है कि मेरे को छोड़ के बाकी सब सुखी हैं, जिनको कोई ज्ञान मतलब विद्या उद्या से नहीं जुड़े हैं वो लोग। उनकी एक अलग रूटीन चल रही है, लाइफ चल रहा है। हम दूर से देखते हैं, हमको लगता है कि खाली परेशानी में मैं ही हूँ क्या? बाकी ये सब तो बड़े प्रसन्न है, अपने लगे हुए हैं, अपना आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मतलब जिनके अगल ही बगल में लोग वो बहुत बदले नहीं हैं, वो कई साल से जो उनका स्वभाव है, आचरण है, गुण है, अच्छा आंख से तो दिखते ही हैं सब। अच्छा उसी में अपन अपने को भी देखते रहते हैं, यार मैं ही तो परेशान हूँ ज्यादा इसमें, बाकी तो सब मजे में दिख रहे हैं। तो इस टाइप का जो बात है,
वो एक बात तो है ही है। नहीं नहीं, ये दिखता है। मैं भी जब शुरुआत में था 2006-7 में, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि यार मैं ही अकेले परेशान हूँ क्या, मैं ही इतना क्यों सोच रहा हूँ, क्यों परेशान हूँ, बाकी को तो दिख नहीं रहा है। आके दिन दिखता है कि यार वो तो और भी एक नीचे लेवल के बेहोशी में है, उनको अपनी परेशानी भी नहीं दिखती, है ना। उसके लिए हाँ साधन आ गया है, वो मोबाइल टीवी ये सब चीजें आ गई, वो अपनी परेशानी को भी नहीं देखना चाहते। हाँ हाँ। तो मतलब वैसे मैं भी तो अभी कुछ समय पहले वैसे ही था ना। मैंने अभी देखिए, ये जो ये जो मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब यूट्यूब, ये सब किस लिए आए हैं? ये सब आपकी हाँ मजे के लिए नहीं आए, इसका ज्यादातर जो है आपकी जो परेशानी है ना, उससे भुलावा देने के लिए आए। आप जहां भी टेंशन में आते हैं, कुछ आते हैं ना, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक खोल लेते हैं। अब आपको उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है, आपकी परेशानी की तरफ आपका ध्यान कहीं और चला गया। इन इसलिए इन सब सब चीजों का में इन ज्यादा सब चीजों में इंपॉर्टेंस इन लोग इन सब चीजों में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हुए इसी कारण से, मेरा तो अनुमान यही लगता है। इन सब चीजों में समय कैसे कटता है इसका ध्यान ही नहीं रहता। जबकि ये अभ्यास करने जाते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा के बाद ऐसा लगता है कि मतलब अब समझ में नहीं आ रहा है। वही वही शब्द चल रहे हैं, वही वही शब्द चल रहे हैं। और कोई मान लीजिए फेसबुक ले लिया, रील चालू कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसमें समय जो कट रहा है। अच्छा, अब तो अपने देखिए, साथ पीड़ा ये हो गई कि उसमें ज्यादा समय लगेगा तो तकलीफ होने लगता है। अच्छा, अभी इसमें समय के लिए अभ्यास करना है, तो ये 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 सब। ये सब क्या है ना, जो अभी अपन बात कर रहे हैं ना, वृत्ति जब भी सब चीजों के बारे में सोचने लगता है, मन उसको उलझा देता है क्या। मन को फंसा दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पे। मन का मनोरंजन जो हाँ बोल रहे हैं ना, मन का रंजन। मन जो है हाँ उसमें उसमें स्वाद आने लगता है उसको, वो गया, चित्त वृत्ति खत्म हो हाँ गया। तो मन को हाँ किसी चीज में उलझा के रखने के लिए नए नए साधन आते जा रहे हैं, कि वो चित्त वृत्ति ओ जो है वो थोड़ा सा भी यदि जागे ना, उसको सुला दो। कैसे सुला दो? तो मन को दे दो कोई चीज, वो सो जाएगा चित्त वृत्ति। हम्म। अभी तो स्वधन का बहुत बड़ा भाग इसी से है। जो अभी संसार शोधन, मतलब जिससे धन कमा रहा है, वो यही है कि मन को उलझा के कैसे रखना है। हाँ। बहुत सारे सीरियल्स अब लेते आओ, मूवीज लेते आओ, सॉन्ग्स लेते आओ, है ना, कुछ हम्म कहानियां लेते आओ, यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियो लेते आओ, हम्म, फेसबुक है, ओ व्हाट्सएप है, कुछ करते रहो। तो मन हमेशा उलझा रहेगा। तो मन उलझा रहेगा तो उसको, वृत्ति को पता भी नहीं चलेगा कि मतलब उसको दिक्कत है। मन को, मतलब जीवन में दिक्कत है इसका पता तो वृत्ति को ही चलता है ना, मन हाँ को नहीं चलता है। तो वृत्ति क्या करता है, थोड़ा सा भी जब भी जागने की कोशिश करता है, तो इतने संसार में लोगों ने पता किया है कि मन को कैसा हम उलझा के रख सकते हैं, वो साधन उपलब्ध करा दिया, सबको उपलब्ध करा दिया। हम्म। अभी अच्छा, देखिए बड़ी ना, शांति है। अभी घरों में बड़ी शांति है। हर के हाथ में एक एक इंस्ट्रूमेंट है। वो ऐसा अपनी लगता दुनिया में। है शांति है, वही कह रहे हैं ना, ये लगता है शांति है। ये भी एक तरीके का, एक तरीके से क्या कहें, भ्रम है। पहले क्या आवेश आता था तो अपन खोजते थे, चलो किससे लड़ाई करेंगे, अपने को कोई खोज रहा है लड़ाई करेंगे। लड़ने भिड़ने जाते थे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, वैसा सब करते थे। अब तो क्या है कि कोई किसी का ध्यान ही नहीं दे रहा है। मतलब ठीक है, तुम अपना जानो, हम अपना जाने। और लड़ाई झगड़ा पहले बहुत होता था। अभी 5-10 साल में जो ये क्रांति आई है, इसमें लड़ाई झगड़ा घरों में तो कम से कम आवाज नहीं आ रहा है, अगल बगल में। हमारे घर से भी आवाज नहीं निकल रहा है। इंटरेक्शन तो ही खत्म हो गया है ना। अब तो सब जो है हाँ वर्चुअल वर्चुअल बिहेवियर में आ गए। हो तो एक्चुअली में बात यही हो रही है कि मन पहले से भी उलझा हुआ है पूर्वाभ्यास में, और उसको उलझा के रखने का सारा अभी जो है व्यवस्था कर दिया गया है, अनेक उपाय का है। तो चित्तवृत्ति करेगा क्या, हिम्मत करता है और थोड़ा बहुत छटपटाता है, मन उसको चुप करा देता है। ऐसा ही है कि नहीं, आप लोग क्या सोच रहे हैं बाकी लोग? बहुत ही पावरफुल है। मैं देखता हूँ छोटे बच्चों के साथ भी काम करता है। बच्चे बहुत, मतलब आपको, जैसे मैं 3-4 साल की बच्ची है, वो बहुत इधर उधर परेशान करती रहती है, खेलो ये करो, फिजिकली आपको बहुत, मतलब वो इन्वॉल्व होना पड़ता है। और आज यदि मैं देखता हूँ उसका सब बहुत आसान तरीका है, एक मोबाइल दे दो,
सारा फिजिकल एक्टिविटी खत्म, फ्रीज हो जाती है वो वहीं पर। हाँ। वो यूट्यूब में अपना वो कुछ कुछ निकाल लेती है, कार्टून और सब देखते रहती है, गेम्स हो गया, काम खत्म। हम्म। उसका मन जो है, जो खेल कूद और इन सब चीजों से तृप्त हो रहा था, उसकी जगह दूसरा चीज हमने वर्चुअल दे दिया, वो उससे तृप्त होने लगता है, वो एक जगह बैठ जाती है। और ज्यादातर जगह यही हो चुका है। सब घर में जाइए, सब बच्चे अपने एक एक मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, मन को हाँ। उलझा के रखने का एक तरीका, है ना। उसके साथ जो अपने को समझना था कि भाई न्याय एक छोटा बच्चा है, वो उसकी ये अपेक्षा है, फिजिकल एक्टिविटी, वो खेल कूद में उसका उमंग है, उत्साह है, उसके शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है ना। ये परिवार वालों का जो एक था उसके प्रति दायित्व कर्तव्य, वो उसकी पहचान नहीं होने से हम उस दायित्व कर्तव्य को दूसरे तरीके से पूरा करते हैं, हम्म। है ना। हाँ। तो ये तो है। देखिए भैया, अभी अपने लोगों को भी कहना, अभ्यास करना में तो थोड़ा सा सजग तो होना पड़ेगा। इसलिए बाबा कह रहा हूँ कि अभी की वर्तमान स्थिति में अभ्यास करना थोड़ा सा और कठिन है, क्योंकि वातावरण प्रतिकूल है। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में अभ्यास करना कठिन होता है। यदि अनुकूल हो तो अभ्यास करना आसान होता। हमारे जो नए संस्कार बनेंगे उसमें तीनों का रोल है। एक तो हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा हमारा पूर्व संस्कार क्या है, और तीसरा वातावरण। ये तीनों मिलकर के हमारे नए संस्कार को बनाते हैं, तो वातावरण का भी एक भाग है उसमें। क्योंकि हमारे पूर्व संस्कार वैसे अपने खुद के नहीं है, तो ये वातावरण का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। यदि हमारे पूर्व संस्कार वैसे होते तो वातावरण का संस्कार वैसा नहीं होता, वातावरण का प्रभाव हमारे पर वैसा नहीं होता। जी। तो हम लोग स्टार्ट जहां से किए थे, तो सीक्वेंस तो मुझे वही समझ में आता है कि पहले तो महत्वपूर्ण आचरण में ही हमारा मतलब एक तरीके से अनुगमन होगा। हम पहले महत्वपूर्ण आचरण में ही एक तरीके से अभ्यस्त होंगे, तभी हम जीवन ज्ञान और उस सब चीजों के बारे में आगे हमारा कुछ जिज्ञासा बनेगा, जी। है ना। बाकी लोग इसमें क्या सोचते हैं, बताइए। महत्वपूर्ण आचरण ज्ञान कह रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि जीवन ज्ञान उसमें मिसिंग है। जीवन ज्ञान उसमें इंक्लूडेड है ही। जब महत्वपूर्ण आचरण करें तो उसमें जीवन और शरीर को हमको ध्यान में तो लाना ही पड़ेगा ना। तो जब हम ये कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण आचरण ज्ञान, इसका मतलब उसमें जीवन ज्ञान हम इसको हटा करके या अस्तित्व दर्शन ज्ञान हटा करके कह रहे हैं, ऐसा नहीं। स्वयं में जो आश्वस्ति होनी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि स्वयं में अपने को जो आश्वस्ति होनी है कि मेरे को किस जगह पर, मैं अपनी किस स्थिति में अपने को पाता हूं, मैं कहाँ पर हूं। तो पहली आश्वस्ति तो अपने आचरण को लेकर के होगी ना। पहली आश्वस्ति अपने आचरण को लेकर होगी, मैं आचरण जो है, मेरा आचरण सही है, इसको लेके पहली आश्वस्ति होगी। तब जाकर के आश्वस्ति होगी कि भाई हमको जीवन का भी ज्ञान हो गया है। इसके बाद होगा कि हमको व्यापक का भी ज्ञान हुआ। पहले तो आश्वस्ति आचरण के प्रति हो कि मेरा आचरण जो है ठीक है, मैं कायिक वाचिक मानसिक रूप से एक रूप हो गया। पहली आश्वस्ति किसके लिए होगी? इसी के लिए होगी ना। हाँ, अपने में होगा ना। जो आश्वस्ति होनी है, स्वयं पे जो विश्वास होना है, तो पहला विश्वास किस चीज के लिए होगा? जीवन ज्ञान को लेकर के होगा कि पहले आचरण को लेकर के विश्वास होगा कि मेरा आचरण जो है महत्वपूर्ण है? किसको लेकर पहला विश्वास होगा? स्वयं में जो आचरण को। आश्वस्ति विश्वास होना है वो किसको लेके पहले होगा, बताइए सभी लोग। बाकी लोग। भैया थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आया, थोड़ा सा दोबारा से क्लियर करें। भी स्वयं में जो आश्वस्ति होना है कि मेरे को कुछ समझ में आया है, वो आश्वस्ति अपने में क्या चीज को देख करके होगा? मैं तो जैसा मानता हूं कि जो पहले स्वयं में जो आश्वस्ति होना है, ये जीवन के प्रति भी आश्वस्ति होना है कि मैं जीवन हूं, वो स्वयं के आचरण को देख करके होगा।
यदि मुझे दिखने लगता है कि मेरे आचरण में परधन परनारी परपीरा नहीं है, स्वधन स्वनारी दयापूर्ण का व्यवहार है, तो इससे स्वयं में विश्वास होना शुरू हुआ कि नहीं, सही में मैं अपने आप को जीवन के रूप में देख पा रहा हूं। भैया यहाँ ये अभी आप जो बात कर रहे हैं, तो एक तरह से मैं कहूंगी जो जीवन ज्ञान है उसका भासाभास रहेगा पहले। बिल्कुल। जीवन ज्ञान के बिना मानवतापूर्ण आचरण जो है उसका पूरा आश्वस्ति हो जाना वो पॉसिबल नहीं है। जीवन ज्ञान का भासाभास तक रहेगा शायद, और उसके बाद जो जो पूरी आश्वस्ति रहेगी वो हमारे जीने में मानवतापूर्ण आचरण को लेकर रहेगी। चलेगा सब कुछ साथ साथ। बिल्कुल। जितना अपने मानवतापूर्ण आचरण, जितना हमको दिखेगा कि हम उसके क्लोज हैं, उतना अपने जीवन के होने पे विश्वास और ज्यादा होता जाएगा। जी। हाँ भैया, ऐसा मुझे कोई लीनियर नहीं रहेगा, मतलब है हाँ ना। हाँ, लीक लग मतलब रहा है ये। हाँ ऐसा नहीं होगा कि हमको जीवन पूरी तरीके से दिख गया और हमको आचरण को लेकर कोई आश्वस्ति नहीं है। हमको लगता है मैं पूरी तरीके से परधन परनारी परपीरा कर रहा हूँ और मुझे जीवन का ज्ञान हो गया, मुझे जीवन को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्ति हो गई है। इसका मतलब भैया जीवन ज्ञान हुआ ही नहीं जब मैं वही नहीं, वही पर एग्जैक्टली। है ना, जीवन ज्ञान तो हुआ पहले है, उसका जीवन ज्ञान के, भासाभास हुआ है। हाँ, जीवन ज्ञान का लक्षण जो है, जीवन ज्ञान होने का हाँ। लक्षण क्या है? आचरण। उसके अनुसार आचरण हम्म। होना। उसके अनुसार आचरण हो जाए। तो जितना जितना हमारा आचरण होता है, मतलब जितना जितना हम उसके जो लक्षण है उसको हम अपने में देखने लगेंगे, उतना उतना हमको जीवन ज्ञान के प्रति आश्वस्ति होती जाएगी। भैया जब अपने में भी जीते हुए देखते हैं ना, जैसे जब हम जी रहे हैं तो कहीं कहीं स्लिप करते हैं। जब स्लिप करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब है तुम्हें जीवन ज्ञान हुआ नहीं है, तुम जीवन को बिल्कुल। जीवन नहीं समझते हो, दूसरे में जीवन है और वो अक्षय शक्ति अक्षय बल संपन्न है, ये तुमने अच्छे से पहचाना नहीं है, तभी तुमने ये किया अभी। तो पहले वही जो लक्षण है इसके, वो लक्षण हम्म। हमारे में विश्वास दिलाते हैं कि भाई बिल्कुल। हमारे को जीवन की तरफ जो है विश्वास बना है या नहीं बना है। तो हम्म। जीवन ज्ञान के लक्षण को कहेंगे तो मानवतापूर्ण आचरण है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका जो है अभ्यास के लिए पहले ही हमारे को ज्यादा वो प्रयास करना होगा। इसको देखेंगे कई बार, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता, ये सब का जो है ना 5 जो है हर्ष मूलक प्रवृत्तियों के बारे में कहा गया है। कहीं पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, असंग्रह, हम्म। स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता। ये सब जीवन को सही मानने के आधार पर ही हो सकता है। मतलब जी जानना जी। नहीं हो सकता है, मानने के आधार पर ही हो सकता है। हम्म। तो जीवन को हम मानेंगे तब हमारे में ये सारे दिखने शुरू होंगे कि हमारे में अभयता है ना, हमारे में असंग्रह की प्रवृत्ति है। मानना मतलब पहले देखिए, मानना जितना स्ट्रांग होगा वो जानने के उतने क्लोज होगा। तो मानना स्ट्रांग होना ही जो है वो मानवतापूर्ण आचरण के क्लोज है। जितना मानना स्ट्रांग होगा, हम उतना ज्यादा मानवतापूर्ण आचरण के क्लोज हमारा आचरण होगा। है ना, हमारे जो अभी आपने कहा कि भाई हमारी मान्यता जो है, जैसे अभी हम कुछ भी देख रहे हैं, हमारे को वहां प्रिय हित लाभ की दृष्टि ही दिख रही है, तो अपने ऊपर डाउट होगा ही नहीं कि भाई हमने जीवन को क्या, हमको जीवन समझ में आया या नहीं आया, हमको डाउट हो जाएगा, अपने ऊपर ही डाउट हो जाएगा। क्योंकि हमारे को जो, हम अपने में जो विश्वास कर रहे हैं वो अपने आचरण को देख कर रहे हैं, हम अपनी दृष्टि को देख के कर रहे हैं, हम संसार को किस दृष्टि से देख रहे हैं, उससे स्वयं के प्रति विश्वास बनता है कि हम अपने आप को कितना जीवन मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो जितना हम आचरण में इसको लाते जाएंगे उतनी हमारी मान्यताएं स्ट्रांग होती जाएंगी। तो मैं ऐसा कहूं कि जीवन ज्ञान और मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान में पहले मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान क्यों होगा? क्योंकि पहले जीवन मानने में आएगा तब वो जानने में आएगा। मानने में आने का मतलब उसको मानते हुए जो उसके लक्षण होंगे अपने आचरण में, वो मान्यतापूर्ण आचरण का ही होगा। है ना? आप देखिए ना एक भी चीज, स्वधन स्वनारी दयापन, स्वनारी स्वपुरुष जिसको कर रहे हैं कि हम जीवन को स्वीकार करते हैं, जीवन को सही मानते हैं, तब हम स्वनारी स्वपुरुष की तरफ ही जाएंगे। यदि जीवन को नहीं स्वीकार करते, सही को स्वीकार करते हैं, तो संवेदना ही सुख का कारण बनेंगी, तब तो फिर हम परधन परनारी में जाएंगे ही जाएंगे।
ठीक है। और कोई इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? इसमें और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे? अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ है इसमें कोई कुछ और रखना चाहे अपनी तरफ से? नहीं तो किसी दूसरे मुद्दे पे भी हम लोग चल सकते हैं। भैया हम इससे सहमत हैं, क्योंकि ना हमें भी लगता है, जैसे मैं किसी के साथ ना, जैसे मेरा व्यवहार चेंज होता है, ये सामने वाले को देखती हूँ कि वो ठीक नहीं कर रहा, तो फिर जब जैसे गुस्सा आता है एकदम से याद आ जाता है कि नहीं, सामने वाला भी अपना सुख चाहता है, वो सुख के लिए कर रहा है और मुझे दुखी करना नहीं चाहता। ये चीज मुझे एकदम से याद आती है कि वो तो अपने सुख के लिए कर रहा है, और मैं एकदम से रिवर्ट हो जाती हूँ। तो जो सूत्र है ना, जो बाबा जी के दिए हुए जो सूत्र है, उनको अगर हम बार बार हर सिचुएशन पे अगर उसको वो करें, तो एकदम से आप रिवर्ट होते हो किसी भी अमानवीयता के लिए जाने में। तो ये बहुत बिल्कुल। अच्छा भैया, हमें तो जीने में बड़ा मजा आ रहा है भैया। वो ये जीने में मजा आना, यही आगे का रास्ता खुलेगा। यदि मजा नहीं आया है तो आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। ये आपने जो कहा वो बहुत सही कहा कि जीने में मजा आना मतलब मन को, जो ये वृत्ति का संकेत ग्रहण कर रहा है, वो मन को अच्छा लगेगा तभी ग्रहण करेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो ग्रहण ही नहीं करेगा। मन को रुचि मूलक के जगह मूल्य मूलक आस्वादन जो है वो ज्यादा अच्छा लगने लगे, मन का अभ्यास हो जाए किस चीज की जगह, रुचि मूलक आस्वादन की जगह मूल्य मूलक आस्वादन। ये अभ्यास कराने की बात है, क्योंकि मन तो पुराना 4 से 5 संवेदनाएं शरीर मूलक विधि से रुचि मूलक आस्वादन की तरफ ही जाता है। मूल्य मूलक आस्वादन कहीं ना कहीं कुछ वृत्ति से ही चालित होता है। जो आप कह रहे हैं कि ये मूल्य मूलक आस्वादन का मतलब मन का अभ्यास हो जाए, है ना, मन को अच्छा लगने लगे, रुचि मूलक की जगह वो मूल्य मूलक को जो है प्राथमिकता देने लगे, यही उसमें गुणात्मक परिवर्तन है। यही ये वाला भाग हुआ, यही ये वाला भाग हुआ। रुचि मूलक से मूल्य मूलक में शिफ्ट होने वाला भाग यही है। भैया मैंने तो इसके लिए ना कुछ सूत्र ना अपने आसपास, जो डेली यूज वाले सूत्र हैं, वो अपने आसपास ना लिख लिए हैं। तो जैसे ही वो सिचुएशन याद आती है, एकदम से नजर पड़ती है और एकदम से अप्लाई हो जाता है। तो बहुत जल्दी उससे गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है अपने बिहेवियर में। बिल्कुल करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है अपने पास। आपने जो किया है ऐसा ही अभ्यास हम सभी लोग को करना होगा। और भैया कभी कभी ना, जैसे पहले निराशा होती थी, फिर ना अब नहीं होती। अब मुझे लगता है कि मैं भैया को याद करती हूँ कि सोम भैया ने कितना टाइम लगाया, श्री राम भैया ने, मैं देखती हूँ उनको भी तो 20 25 25 साल लगे, हम तो जुमा जुमा भी 1 सवा साल से जुड़े हैं। तो उस हिसाब से हमारा भी परिवर्तन हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हमारा भी हो ही जाएगा। अक्षय बल बिल्कुल। अक्षय शक्ति तो हमारे अंदर है ही, तो होगा तो सही। जब बाबा जी ने बोला है तो एक जुड़ने का मन करता है बिल्कुल अच्छे से ना। बिल्कुल यही यही उत्साह आगे के लिए ना गुणात्मक परिवर्तन के लिए आधार होगा। ये अपने में जो भी है गुणात्मक परिवर्तन है उससे उत्साह बनता ही है। इसी को बना के रखना चाहिए मुझे लगता है। बढ़िया। मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर है ना मानव व्यवहार दर्शन का, इसको लगातार पढ़ना चाहिए कई बार। ये चैप्टर मुझे जो है जीवन में जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, है ना, कैसे कैसे क्या होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रहस्य मुक्ति जो चैप्टर है 17वां, ये अद्भुत लगता है मुझे। बार बार इसको जो है पढ़ना, जो है स्वीकार करना, इससे मतलब मुझे लगता है कि जितनी बार पढ़े उतनी बार अपना ध्यान बार बार जीवन की तरफ जाता है कि मुझे क्या करना है। और बताइए, और कोई मुद्दा? भैया एक सवाल ये था कि आशा और अपेक्षा एक ही वो है, हालांकि डेफिनेशन डाली थी पर मुझे समझ में नहीं आई कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। कि मन में आशा होती है तो वो आशा है, और अपेक्षा फिर क्या होती है? वो भी मन में ही तो होती है ना। देखिए मतलब आशा तो जिसको कह रहे हैं ना, इसको अपन लोग डिस्कशन करते हैं सभी लोग इसमें जैसा लगता है। तो जब यहाँ आशा कह रहे हैं ना, तो वो बेसिकली जो दिया हुआ है ना कि मन
में जैसे अभी देखेंगे तो मनुष्य के अर्थ में देखेंगे, मानव के अर्थ में देखेंगे तो सुखी होने की आशा जिसको कर रहे हैं, है ना। जो अपेक्षा करते हैं वो उससे ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। अपेक्षा में बेसिकली दूसरे व्यक्ति से भी कुछ अपेक्षा हो सकती है। तो शब्द के रूप में हम दोनों ही चीजें प्रयोग करते हैं। आशा को भी प्रयोग करते हैं, मुझे उससे ऐसी आशा थी या मुझे उससे ऐसी अपेक्षा थी, दोनों ही वर्ड यूज होता है। लेकिन मेरा जो लग रहा है कि आशा जो है ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो जीवन के चयन आस्वादन क्रिया से जुड़ा हुआ है। और अपेक्षा जो है वो परस्पर जो भी अपने दूसरे व्यक्तियों के प्रति जो भी हमारा एक दायित्व कर्तव्य की है आशा, उसके अर्थ में अपेक्षा ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो अपेक्षा जो है वो चित्त तक गया हुआ है। चित्तवृत्ति के अर्थ में उसको देख सकते हैं अपेक्षा। जैसे है ना, जैसे अभी मतलब आप किसी, जैसे आपके संबंधी है, उस संबंधी से कुछ ऐसी अपेक्षा थी, मतलब उसे ऐसे दायित्व कर्तव्य की आशा थी, उस अर्थ में इसको हम अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन जब हम जीवन क्रियाओं के अर्थ में देखेंगे तो जो भी चयन आस्वादन से जुड़ी हुई जो चीजें आशा है, उस अर्थ में कर सकते हैं, सुख होने की जो आशा है। दोनों ही आशा है, लेकिन यहां पर जो मूल्य की आशा है उस अर्थ में उसको अपेक्षा कर सकते हैं। क्या ये ठीक लग रहा है? जी भैया। आप लोग बताइए कैसा। जैसे जनरली हम लोग दोनों यूज करते हैं, लेकिन मेरे को जो ऐसा लग रहा है कि अपेक्षा मतलब वो व्यक्ति के आचरण से जुड़ा हुआ ज्यादा है, दायित्व कर्तव्य से जुड़ा हुआ ज्यादा है। और आशा जो है वो जो मन की जो क्रिया जो है, चयन आस्वादन जो है, उसको आशा बोल रहे हैं। हाँ, आशा में सब कुछ ही आ गया, मतलब उससे फिर वो, उस आशा से फिर आस्वादन वाली क्रिया रहेगी, तो उसमें सभी कुछ आ गया, रुचि भी है, मूल्य भी है, सभी तरीके, उन सब से सुख पाने की आशा है, ऐसा ही। बिल्कुल। तो आशा ज्यादातर जो जोड़ रहे हैं वो बेसिकली वो मन के लेवल पे कर रहे हैं। अपेक्षा जो है वो दायित्व कर्तव्य संबंधों मूल्यों के अर्थ में ज्यादा है। मूल्यों के अर्थ में जो भी आशा है उसको अपेक्षा, वो भी आशा ही है। हाँ, ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन वो मूल्यों के अर्थ में है, इस अर्थ में उसको अपेक्षा कर सकते हैं। हाँ, अपेक्षा मानव से ही रखते हैं हम, और वही मतलब अपेक्षा पूरी होती है नहीं होती है, जनरली अपन ह्यूमन के साथ ही बोलते हैं कि वो रिलेशनशिप में ही अपेक्षा पूरी हुई नहीं हुई, ये। और आशा ब्रॉड टर्म हो गया, उसमें रुचि मूलक आस्वादन की भी मतलब आशा है, सुख से हाँ, जीने की, इस तरह से। बिल्कुल। ठीक। उसमें मूल्य मूल्यक का भी है। तो वो आशा पूरा मतलब ब्रॉड टर्म में हो गया। अपेक्षा जो है वो एक मतलब मनुष्य के संदर्भ में, वो भी मूल्यों के अर्थ में, दायित्व कर्तव्य के निर्वाह के अर्थ में जो आशा है उसको अपेक्षा बोल रहे हैं। और किन्हीं को कुछ लग रहा हो ऐसा या उससे अलग कुछ बता सकते हैं? कैसा, बाकी लोग बताइए कैसा लग रहा है डेफिनीशन। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइए। तो और कोई मुद्दा हो कुछ और? भैया जी मुझे एक चीज पूछनी थी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना दीदी, आ रही हाँ है। भैया, मैं ना जैसे मैं ना पढ़ तो कम पाती हूँ, सिटिंग का टाइम कम होता है, तो मैं सुनती रहती हूँ, मतलब मेरे 3-4 घंटे तो दिन में निकलते हैं कि मेरा सुनने में जाता है।
लेकिन जैसे मैंने कोई चीज सुन ली, सुनने के बाद जैसे किसी काम में लग गई तो भूल जाती हूँ क्या सुना था। और लेकिन जैसे ही सेम चीज दोबारा सुनती हूँ तो मतलब पता चल जाता है कि हाँ ये इसके बाद ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो ये प्रक्रिया ठीक है या मैं सही? हाँ, देखिए मतलब सुनने के साथ साथ उसमें ना विश्लेषण होना भी आवश्यक लगता है मुझे, है ना। तो सुनना एक तरीके से मतलब पढ़ना ही हुआ। सुनना और पढ़ना एक ही चीज है, मतलब हम ऐसे लिखित को पढ़ रहे हों या फिर किसी के बोले हुए को सुन रहे हों, उसमें साथ साथ में मतलब विश्लेषण होना, उसको तर्क संगत ढंग से एनालिसिस कर पाना, मतलब उसको एनालिसिस करना, तभी वो एनालिसिस हो करके ही हमको मेमोरी में जाता है। यदि एनालाइज नहीं किया है वो मेमोरी में जाता नहीं, स्मृति में जाता नहीं। नहीं भैया, विश्लेषण उसी टाइम करना होता है, या जैसे उसमें से मैंने कुछ सुना आज, उसमें से कोई भी एक बात या दो बात जो मुझे पॉइंट करके उसको मैं अपने व्यवहार में उसको देखूं, कोई कोई ऐसे भी जैसे, या? जैसे आप जो भी सुन रहे हैं तो जी भैया। उसमें सुनने की प्रक्रिया को देखेंगे तो क्या हो रहा है। एक मतलब कोई भी एक तरीके का शब्द है या भाषा है वो आपके कानों तक आ रहा है। जी अब भैया। वो सुन, जब आप सुन रहे हैं तो उस सुनने के साथ साथ उसमें उसका विश्लेषण भी तो होना पड़ेगा ना, कि भाई ये जो हमने सुना है ये क्या है, किसी एंगल से क्या सही है गलत है। जैसे अभी हमने जैसे मान लिया किसी एक चीज को पढ़ लिया, स्थूल शरीर में संवेदनाओं की तृप्ति के लिए मन में आशा, मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार, वृत्ति कैसे विचार के समर्थन के लिए चित्त में इच्छा था, चित्त में इच्छा के समर्थन के लिए बुद्धि में अपेक्षा अथवा कामना बनी रहती है। अब ये एक सेंटेंस हम पढ़ा, लेकिन क्या ये सेंटेंस पढ़ के हमने इसको एनालाइज करके स्वीकार किया कि नहीं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब हाँ हमको भैया, वो। वो मुझे क्लियर होता है। हाँ तो वो क्लियर होता है तब तो वो आपको स्मृति में जाएगा। हाँ, वो कंसेप्ट मुझे क्लियर है भैया, जो मैं सुनती हूँ ना वो कंसेप्ट, क्योंकि मैंने ना 1 महीने का मानव व्यवहार दर्शन किया हुआ है। हाँ हापुड़ तो में किया था मैंने लास्ट ईयर, उसके बाद से ना चीज मुझे पकड़ में आने लग गई है सारी। हम्म, तो वो आवश्यक है। तो ऐसे बार बार अपने आप जो कर रही हैं कि ठीक है इसको बार बार सुनते रहे, उसमें से कुछ चीजें याद रही कुछ चीजें भूल गए फिर वापस उसको सुना। तो ये बुक भी मानव व्यवहार दर्शन क्या एक बार थोड़ी, कितनी बार 25 बार पढ़ने के बाद भी आप दोबारा पढ़िए। और जो हाँ चीजें ने, हाँ, उसको मैं कई हाँ बार सुनती हूँ भैया, उसको सुनती हूँ मैं अब। हाँ, जैसे आप 25 बार पढ़ने के बाद भी पढ़िए, है ना, तो लगता है यार ये हाँ चीज पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ऐसे हम हाँ सभी भैया, लोग में से ये कई लोग बिल्कुल होता लग है। रहा है। मैं क्यों, अपने क्योंकि हमने, शिव को, हाँ जी भैया। हाँ क्योंकि उसको डीपली यदि हमने एनालाइज नहीं किया है, उसको नहीं समझने का प्रयास किया है तो वो स्मृति से उतर जाता है। यदि हमने उसको तर्क ढंग संगत ढंग से उसको समझने का प्रयास किया है, उसमें अपना विश्लेषण किया, विचार लगाया हुआ है, तब तो वो मेमोरी में रहता है, वरना नहीं रहता जी भैया, जी भैया। है ना। बढ़िया। ठीक है। और बताइए। और कोई मुद्दा हो। बताइए भैया दीदी लोग, किन्हीं को और कोई मुद्दा लग रहा हो। भैया जी, एक सजेशन और दो। मैं बोलिए ना ना। अपने बेटे को लाना चाहती हूँ इस रास्ते पर, बट वो हम्म, अभी तैयार नहीं है। और जैसे मेरे व्यवहार से तो वो प्रभावित है, उसको मेरे से उसका कोई वो नहीं है, मतलब किस तरह का मनमुटाव या हर बात से मतलब मेरा उसका सहमति होती है। लेकिन मैं उसको कहती हूँ ना बेटा ये चीज सुन, लेकिन वो सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, कहीं भी दूर दूर तक भी है नहीं है। बट मेरी एक इच्छा है कि वो सुने, क्योंकि मुझे उसके व्यवहार में थोड़ा सा क्या करना चाहिए भैया ताकि वो जल्दी ही उसकी सहमति कुछ बने ऐसा, क्योंकि मैं उसको फोर्स तो करना नहीं चाहती। क्या क्या अभी किस क्लास में है, ये बता सकते हैं क्या। भैया वो तो बड़ा है, 27-28 साल का है, बिजनेस अच्छा। कर रहा है। हम्म, मुझे मेरे तो छोटे लगता वाले है। बेटे ने तो कर ली, छोटे वाले बेटे ने तो कर लिया है। हम्म, एक कर चुका है परिचय शिविर। हम्म, हाँ, लेकिन मैं बड़े वाले को भी चाहती हूँ, तो छोटे वाले के करने के बाद से उसकी सहमति तो बन गई है पूरी तरह से कि नहीं आप जो कर रहे हो वो अच्छा है, ये मतलब चीज जो है ये बिल्कुल सही है।
ये तो उसको सहमति पूरी बन गई है, लेकिन बड़े वाले को मैं चाहती हूँ एक बारी कर ले तो उसकी भी थोड़ी सहमति बन जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि जो मतलब कोई नेगेटिव इफेक्ट ना जाए उसके ऊपर, मैं ऐसा चाहती हूँ कि वो आ भी जाए और कोई नेगेटिव भी ना जाए। कोई बहुत दबाव के साथ करेंगे ना तो दिक्कत है, वो उल्टा हो जाएगा, मतलब वो आपसे दूर ही चला जाएगा। नहीं, मैं दबाव मैं भी नहीं करना चाहती भैया। हाँ, मुझे लगता है ना कि कई बार क्या होता है ना कि 1 डे वर्कशॉप या 3 घंटे का ऐसा प्रोग्राम होता है ना, लाइट। तो मुझे लगता है कि ऐसा स्लो, मतलब कभी 3 घंटे का या 2 घंटे का कैसा वर्कशॉप हो रहा हो, अपन घूमने के हिसाब से चल दिए उसके साथ, है ना। तो उसके ऊपर भी एक मतलब 1 वीक का लोड नहीं है कि हमको 1 वीक पूरा सुनना है, 2 घंटे 3 घंटे सुन लिया। 2 घंटे 3 घंटे में हो सकता है कि वो मतलब कुछ ही 2 4 शब्द ही सुने, लेकिन उसको लगे कि यार ठीक है यार, ठीक ठाक बात करते हैं, मतलब स्लो एक्सेप्टेंस हो, हम्म। है ना। तो मुझे लगता है कि उसमें यदि आप बहुत फास्ट करना चाहेंगे ना तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, बहुत स्लो। ठीक है, शिविर आज नहीं 5 साल बाद करे, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे मानसिकता तैयार हो, है ना। जी भैया। जैसे सोम भैया के तो होते ही रहते हैं कई जगह पे 3 घंटे के, किसी दिन कहीं पे प्रोग्राम हुआ या कुछ हुआ तो। नहीं, मैं अभी फिलहाल मैं कुछ ऐसा प्लान कर रही हूँ कि मैं भैया सोम भैया दिल्ली में आते रहते हैं ना, हाँ तो भैया को किसी दिन अपने घर लेके आऊंगी। हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका है। हाँ, वो मैंने कुछ प्लान किया है। 1 2 महीने में मेरे घर में थोड़ी रेनोवेशन वगैरह चल रही है, उसके बाद में भैया को लाने का प्लान है मेरा। क्योंकि मैं अपने बेटे को 100% मेरी इच्छा है कि वो आए, क्योंकि हस्बैंड तो मेरे साथ साथ ही है, वो भी 1 साल से मेरे तरह ही जुड़े हुए हैं। बढ़िया। वो क्या है, पहले व्यक्ति के प्रति आश्वस्ति हो जाए कि नहीं ये हमारे जैसा ही सामान्य व्यक्ति है ना। तो हाँ, एक्चुअली उसको बढ़िया पापा के है। प्रति भी आश्वस्ति नहीं हो रही है। मेरे प्रति तो हो गई है, पापा के प्रति नहीं हो पा रही है। और उसने मुझे बोला है जिस दिन पापा ठीक हो जाएंगे ना उस दिन मुझसे बात करना। देखिए वो प्रमाण तो मांगता है, आचरण प्रमाण। तो मांग रहे भैया। तो बिना उसके आश्वस्ति तो नहीं होगी ना भाई, कि क्या चीज के लिए हम जाएं, जब उसका प्रभाव आप पे नहीं दिख रहा है तो मैं क्या चीज के लिए जाऊं उस नहीं, पे। मेरे प्रति तो उसको आश्वस्ति होगी है, बट वो पापा के लिए बोल रहा है कि जिस दिन पापा होंगे ठीक। उस दिन बात करना मेरे से। हम्म, अब थोड़ा पापा सा में देखिए। स्लो स्लो चल रहा है क्योंकि हस्बैंड इतना नहीं कर पाते। वो शिविर तो मेरे साथ उन्होंने सब किए हैं, बट वो रेगुलर में नहीं टच में रह पाते, उनका थोड़ा शेड्यूल बिजी रहते हैं। दूसरा एक मुद्दा है ना जी, जिज्ञासा का भी देखिए, यदि व्यवहार में वैसा बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पहले से व्यवहार सरल है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो उसको आवश्यकता लग भाई मैं करूं क्या, मेरे को क्या कमी लगती है कि जिसके लिए मैं करूं, मतलब ये भी तो आवश्यकता है ना, जैसे आपको आवश्यकता लगती होगी, लेकिन उसको भी आवश्यकता लगनी चाहिए ना कि भाई मुझे मुझे कहाँ दिक्कत हो रही है जिसके लिए मैं जाऊं, है ना, भैया वो मतलब। आधुनिक आधुनिक समाज का ना पूरा प्रभाव है उसके ऊपर। है ना, वो भौतिक दिल्ली। सुविधाओं में पूरा लिप्त है, जो उसको तो पूरी मिल रही है, तो और वो उसी उसका में पूरा मूल्य, सुख लेके बैठा हुआ है। तो दीदी इसका मूल्यांकन तो उसको खुद करना पड़ेगा ना। ये देखिए आप अपने दृष्टि से उसको देख रहे हैं, लेकिन उसकी खुद भी दृष्टि तो डेवलप होनी पड़ेगी ना। ये मुझे लगता है कि ये जागृति क्रम ही है। हम यदि बलपूर्वक चाहेंगे कि भाई उसको जागृति क्रम में एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दें, वैसा नहीं होता दीदी। लेकिन तो भैया उसके एक के ना होने से ना परिवार में कभी कभी वो हो जाता है, क्योंकि वो वो ठीक, थोड़ा सा विरोधी स्वभाव का है। वो तो उसमें है गुस्सा भी बहुत देखिए। ज्यादा है। इसमें मुझे लगता बाकी है कि देखिए हमारे तीनों की सहमति पूरी एक जैसी रहती है, हम लोग विचारों में भी कोई मतभेद नहीं, बट वो बिल्कुल वो है एकदम से, क्योंकि वो हॉस्टल ये वगैरह में रहा है ना 3 4 5 साल, तो उसका वो भारी प्रभाव उस पर ज्यादा आ गया है। है ना, देखिए एक आयु हो गया, उस आयु में वही तो कारण, यही तो प्रारब्ध है, ये आयु हो गया उसमें, उसका गाड़ी चल पड़ी है, उतने दिनों से चल रही है, अब उसका हम्म। प्रभाव तो दिखेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर धीरता की आवश्यकता है कि भाई हम अपनी तरफ से सही करते रहें, न्याय उपलब्ध कराते रहें, है ना। हम उससे प्रभावित ना हो जाए, या हम उसके साथ अन्याय ना करने लगे, या हम अरे यार कहाँ फंसे हुए हो, ऐसे है वैसे, हम उसका मूल्य ना करने लग जाए। तो एक धैर्य तो रखना पड़ेगा इस जगह पे कि कब उसका मन बनेगा, और धैर्य ही जो है उसके मन को जल्दी से बनाएगा, हम धैर्य खो देंगे तो उल्टा हो जाएगा। जी भैया। धैर्य बहुत आवश्यक है, मतलब उसमें वो दिखने लगे कि भाई हमारे माता पिता कुछ श्रेष्ठ है, समाज में जो बाकी लोग हैं उनसे श्रेष्ठ है, और उनमें जो एक बड़ा श्रेष्ठता आया है वो इसके आने से हुआ, आचरण में इतना बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वो बहुत क्लोज आप लोगों को देखा है ना, उसमें आपकी पुरानी स्मृतियां भी हैं जो बचपन से आप लोगों ने जी जैसा भी भैया। किया हुआ है, तो वो जी सारे भैया। चीज के साथ कैरी हुआ हुआ है, तो उसमें समय लगता है। वो
सबसे मतलब दूसरे की, अपने दोस्त लोग या किसी की बात सुन के शिविर करने चला भी जाएगा, आप लोगों की बात सुन के तो और भी नहीं जाएगा, है ना। वो और उल्टा है, जी भाई। उस वो उसके किसी दोस्त बोल देगा तो वो चला भी जाएगा। तो मुझे तो लगता है परिवार में काफी धैर्य रखना चाहिए, है ना। यहीं पर तो इसलिए कह रहे हैं धीरता की जरूरत है। जैसे मैंने भी नहीं, कोशिश किया था। मैं पूरे धैर्य के साथ प्रस्तुत हूँ ना उसके सामने, बिल्कुल, पूरा मैंने उसका। भी प्रयास किया था, और उसमें भी मतलब हम यदि बलपूर्वक करने लगते हैं तो उसका उल्टा प्रभाव हो जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल भी बल नहीं दिखा रही, जबकि पहले मेरी उससे वो हो जाती थी। जब से मैं इससे जुड़ी हूँ, अब मेरी जरा भी मतलब 1% भी हमारी उसके मनमुटाव नहीं होता, बिल्कुल भी। यही सब तो है, मतलब जीने का जो प्रमाण अपने को दिखाना है, यही सब जगह क्योंकि हमारी परी है। ये बात भैया समझ में आ रही है कि सबसे पहले तो फैमिली के अंदर ही हमें प्रमाणित होना है। ये बात तो बिल्कुल अच्छे से मतलब मेरी सहमत वो आ गई है कि सबसे पहले तो अपनी फैमिली में होना बिल्कुल, क्योंकि वहीं पर सबसे क्लोज है, वहीं पर आपका सारा सही गलत जो है ना वहीं पर दिखता है। बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन का टाइम बहुत कम है ना, तो वहां है। पर ये भैया कुछ बाहर समझने। फिर भी हम थोड़े से बनावटी भी होते हैं, हाँ, लेकिन वो घर ढक में तो लेते हैं हम ना। एक्चुअल एक्चुअल होते हैं घर में। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ढकना होता नहीं है, यहाँ पर आप अपने हम्म। आप को ढक नहीं पाते। जैसे मैं गुस्सा करता हूँ या नहीं करता हूँ इसका सबसे ज्यादा पता तो पत्नी को ही होता है, बाकी तो बाहर को पता जी। ही नहीं होता। वो मानसिक को कायिक वाचिक में आने ही नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो हो ही जाता है। हम्म। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा अपने को मतलब प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, प्रयास तो पूरा जारी है भैया, अध्ययन में है भी ना। लगे हुए हैं। बिल्कुल। होगा। और मुझे उसमें एक चीज ये भी लगता है, देखिए ये अपेक्षा ठीक है, शुभ अपेक्षा होना कि भाई हमारा बच्चा है, सारा कुछ है ना। लेकिन ये भी स्वीकार करना पड़ेगा ना कि ये पूरे समाज का ही एक भाग है ना। तो समाज का भाग है तो इसमें मतलब वो उसमें समाज का भी प्रभाव होगा, और यदि समाज का प्रभाव ज्यादा हो गया है तो उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। हम बलपूर्वक या जो भी एक वो कहें, मतलब इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा कि एक मोहवश जो है कि हमारा बच्चा है तो इसमें वो हो, ऐसा दबाव बनाने से कहीं उल्टा हो जाता जी भैया जी। है ना। जैसे मैं ही, मेरी शादी हुई थी 2017 में, तो शुरुआत में मैं भी खूब ज्ञान 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 चिल्लाता रहता था, बातचीत करता। उनको इंटरेस्ट नहीं देखा तो फिर मैं चुप हो गया, है ना। थोड़ा लगा कि भाई इनको ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा। और आज के दिन दिखता हूँ कि ज्ञान का जो प्रमाण होना चाहिए आचरण में मुझसे ज्यादा उनमें है। मतलब हम्म। जो ज्ञान के का जो प्रमाण होगा जीने में, वो मुझसे ज्यादा है निष्ठा उनमें, जीने में धीरता है मुझसे ज्यादा है उनमें। तो मैं क्या मानूं, मैं शब्द रूप में ज्यादा बोलने वाला हूँ या जीने रूप में वो ज्यादा है। तो मुझे आज के दिन कभी उनको सुनाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि पहले से मुझे लगता है वो जीने में मुझसे आगे है ना। जी भैया। तो ये एक महत्वपूर्ण भाग है कि भाई अपने को जीने के अर्थ में देखना पड़ेगा, जब आवश्यकता बनती है जिसकी जितनी है ना। ये भाषा रूप ही नहीं है, मतलब उनको आवश्यकता बनेगी तभी वो इसमें जुड़ेंगे। बढ़िया। और कोई मुद्दा? अभी एक्चुअली मेरी इच्छा ये थी, उसकी अभी शादी वादी के लिए सोच रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ उससे पहले मैं उसको एक शिविर करा देती तो अच्छा होता। बस। ठीक है, देखिए मतलब प्रयास करते रहना चाहिए, देखिए हो जाए तो अच्छा, है ना। प्रयास तो पूरा है भैया। बिल्कुल। मैं अपने तो आचरण से प्रयास कर रही हूँ कि मेरे आचरण बिल्कुल से प्रभावित होके वो कर पाए, बिल्कुल, तो अपने आचरण पे ही काम कर रही हूँ। है ना। देखिए ना, मतलब प्रभाव, जैसे सोम भैया का ही बात करें, सोम भैया का लड़का हर्ष, है ना। तो वो भी, हम्म। मतलब मैं देखा जब तक पढ़ाई कर रहा था तब तक तो पूरा एकदम भौतिकवादी सोच था, सारा कुछ था। और पता नहीं उसके होने के बाद उसने बढ़िया जो है अपने घर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लिया, है ना। सारे खेत और सब कुछ को संभालता है एकदम बढ़िया, जो एक कहें कि घर की जो व्यवस्था में भागीदारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। मुझे उसको देख के आश्चर्य होता है कि कैसा, मतलब इस तरीके से उसको बहुत सारे मोबाइल्स का या बाइक्स का इस तरीके का बहुत आकर्षण था। अब उसकी जगह वो पूरी तरीके से पारिवारिक ढंग से सारी जिम्मेदारियों के साथ जीता है, इतना अच्छे तरीके से जीता है। भैया ये फैक्ट है, जैसे मेरा बेटा है ना, वो जिस हाँ। चीज को पकड़ लेता है ना उसकी पूरी जड़ तक जाके छोड़ता नहीं है। तो मुझे बस एक बार ये, वो एक बार ही अगर चला बस गया ना, फिर तो छोड़ेगा नहीं। बस वो चला भर जाना एक मेरे लिए वो बड़ा काम हो रहा है। नहीं, वही मुझे मुझे लगता है कि सोम भैया ने भी धैर्य रखा, कभी दबाव हाँ नहीं वो। बनाया कि भाई इसे हाँ, सब जी। सब तो शिविर कर रहे हैं और उनके घर में ही सारा इस तरीके दिख रहा है, लेकिन वो धैर्य रखा। देखिए उसका परिणाम है कि वो आज के दिन पूरी तरीके से सहयोगी बना हुआ है, पूरी तरीके से परिवार व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। हम्म।
तो धैर्य रखने का ही मुझे लगता है परिणाम जो है, इतना अच्छे ढंग से वो शिफ्टिंग हो पाया। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा दीदी, मुझे लगता है। भैया वो मैंने रखा हुआ है। बढ़िया। और कुछ मुद्दा हो? भैया आप हर हफ्ते क्लास लिया करो, कभी कभी बीच में गायब हो जाते हो। हाँ दीदी, मैं क्या बताऊं, मेरा एक पाँच छोटा छह सा दिन में, ऑपरेशन। लेकिन 5-6 दिन तो निकल जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसी हो जाती है कि वो एक हफ्ते में मिल जाते हैं ना। अब जैसे हम हाँ रीडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन पहले ना हमारे ग्रुप में प्रतिभा दीदी थी, तो हाँ। उनसे हम बहुत अच्छे से वो मिल रहा था। अब प्रतिभा दीदी शायद कहीं बिजी हो गई हैं, फिर अब हफ्ते की क्लास भी नहीं होती, तो ऐसे लगता है कि शायद थोड़े से कहीं हो नहीं रहे नहीं हैं। दीदी, मैं क्लास तो लेता ही, मतलब मैं खुद भी चाहता हूँ कि मुझे भी अच्छा लगता है, बातचीत होती है, मेरा भी ध्यान जाता है। नहीं, चलिए आप मैं बिजी बहुत रहते हो ना, आप और भैया दोनों ही बहुत बिजी रहते हो। नहीं नहीं, मेरा तो ऐसा नहीं था, मेरा एक माइनर ऑपरेशन हुआ था 2 हफ्ते पहले, बस उसी कारण से मैं उसमें उलझ गया था, और कोई ओके। रीजन नहीं है दीदी। आप ठीक हो भैया, आप ठीक हो? एकदम ठीक हूँ, एकदम दीदी, बढ़िया हूँ, इसलिए। और कोई कुछ अपनी बात रखना चाहे? कोई तो जगह हो जहां पर हम लोग कुछ खुल के बात भी कर पाए, ज्ञान चर्चा के साथ साथ हमारी पारिवारिक चर्चा, एक पारिवारिक संबंध भी तो बने। नहीं भैया, आप तो सब ना अपने लगते, कोई लगता ही नहीं कि कोई, मतलब तो नहीं मैं वही। बाहर भी निकलते हैं ना, किसी में ये नहीं दिखता कि ये कोई और दूसरा है। मतलब ये चीज बाबा जी से देखे ना, मतलब बहुत एक अच्छी चीज पकड़ में आई है। कोई दूसरा नहीं लगता, सब अपने से लगते हैं। वही सह अस्तित्व वाली बात ना समझ में आती, कहीं ना कहीं हम सब जुड़े हुए हैं। एंड दीदी, उसी से तो मतलब जो अभयता आएगा, वरना अभयता आएगा कैसे? सबको हम शंका की दृष्टि से देखेंगे तो कैसे आएगा अभयता? बढ़िया। कैसा करें फिर, आज रोक लें क्या? जी भैया। कल मिलें फिर? जी भैया। जी जी भैया। बढ़िया। सभी लोगों को नमस्ते, मिलते हैं फिर कल। सबको नमस्ते नमस्ते सभी। जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते।